सब कुछ वैसे का वैसे था, पता है। घर, काम, वही पुराने चेहरे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर अचानक ये वीपी ना वह काम पर आई। मीटिंग से पहले ब्रीफिंग दे रही थी, पर दिखने में पूरी तरह से परेशान लग रही थी। उसने ज़रूरी फाइलें और प्लानिंग ग्रुप की रिपोर्ट देखी, फिर मीटिंग में प्लान के मुताबिक ही काम करने की सलाह दी। सबने देखा कि आज वो अलग तरह से बर्ताव कर रही है। आमतौर पर वो सख्त और डरावनी होती है, लेकिन अब वो सच में टीम की सुन रही थी। सब सोच रहे थे वो बॉस के मामले में परफेक्ट थी, लेकिन सिर्फ परफेक्ट ही नहीं, परफेक्टली डरावनी भी। लड़की परफेक्ट होने को लेकर बहस नहीं करने वाली थी। अगर वो परफेक्ट नहीं होती, तो सब कुछ बहुत जल्दी बिगड़ सकता था। वो बस आराम से जीना चाहती थी, ज्यादा कुछ नहीं मांगती थी। यकीन नहीं होता था कि वो किसी पागल ड्रामे में विलेन बन गई। अभी हाल ही में ये लड़की एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। अभी भी अनपैक करना बाकी था, लेकिन उसे घर खुद बहुत पसंद आ रहा था। उसका नाम पहले हान था और जिंदगी काफी मुश्किल थी। कुछ भी नहीं था उसके पास, क्योंकि वो अनाथ थी। सिर्फ जज्बे की वजह से बची रही। लेकिन आखिरकार उसने अपनी खुद की एक घर ले ही लिया, वो भी एक बरामदे के साथ। उसे ये बात बहुत खुशी दी। आज रात उसने सोचा आराम करे और बाहर से खाना मंगवाए। लेकिन आराम करते करते उसे फिर से वो दिल में दर्द महसूस हुआ। अस्पताल ने कहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी वजह से वो बात उसे परेशान करती रही। फिर वो नीचे गई और एक शो देखने लगी, जिसमें एक किरदार था, शिन सारा। और उसने सोचा अगर वो उसकी जगह होती तो अपनी जिंदगी बिल्कुल अलग जीती। हन को समझ नहीं आया कि ड्रामों के विलेन हमेशा क्यों वैसे ही बस चिल्लाते और लड़ते रहते हैं पूरे आधे शो में। जब वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि किसी को मार डालेंगे, तो उन्हें नतीजों की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन शायद यही बात उन्हें आकर्षक बनाती है। और हान उन्हें देखते ही रहती है, साथ में शिकायतें करती और गालियां भी देती रहती है। ऊपर से उसने पहले ही इतना समय लगा दिया है, तो सोचा कि इसे खत्म करके देखना चाहिए कि आखिर क्या होता है। अचानक उसे फिर से अपने सीने में वो दर्द महसूस हुआ, और ऐसा लगा जैसे वो कहीं अजीब जगह पर पहुंच गई हो। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ा हुआ था, ऐसा दर्द जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। असहनीय था। हान जानती थी कि उसे 911 पर कॉल करनी चाहिए। फोन की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। सोच रही थी कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मेहनत की थी। हान फोन तक नहीं पहुँच पाई और जान गई कि वो मर रही है। लेकिन फिर उसने अपने शरीर को फिर से महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये साफ था कि वो जिंदा है, भले ही उसका सिर तोड़-फोड़ कर रहा था। लड़की ने शुरू में यही सोचा था कि वो अस्पताल में थी जब उसने दूर से किसी डॉक्टर को बुलाते हुए आवाज सुनी। तभी वो जागी। एक औरत तुरंत उसके पास आई और उसे डांटने लगी कि ऐसी बुरी हालत में कैसे रह सकती है, ये समझे बिना कि वो किस बात पर परेशान है। वो औरत ये भी नाखुश थी कि वो यहाँ बैठी हुई है, काम पर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। हन डर गई, नहीं समझ पा रही थी ये औरत कौन है और ये सब क्या चल रहा है। फिर अचानक उसे याद आया कि ये उसकी माँ है। फिर वो औरत बोली। सारा की टांगों को छूकर उसने कहा कि डॉक्टर आने तक बिस्तर पर ही रहो। उस नाम को सुनकर सारा चौंक गई, क्योंकि शिन सारा उस शो की मुख्य किरदार थी जो वह देख रही थी। एक पल के लिए एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आया, और उसने तय किया कि ये असंभव चीज सच में हुई है या नहीं। लड़की दौड़ती हुई आईने के पास गई और देखा कि उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन माथे का दाग गायब था। हन को यकीन था कि उसने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया और सिर को मेज से टकरा लिया। खून हर जगह होना चाहिए था। फिर उसने इधर-उधर देखने लगी और कमरा बहुत जाना-पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह कभी वहां पहले नहीं गई थी। दरवाजे के बाहर उसने डॉक्टर को अपनी माँ से कहते सुना कि उसे एक सिर की चोट की वजह से अल्पकालिक याददाश्त का नुकसान हुआ है। डॉक्टर ने यह भी वादा किया कि उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, और माँ से कहा कि ज्यादा घबराए नहीं और अपनी बेटी का तनाव कम रखने का ध्यान रखे। हन घबरा रही थी, क्योंकि न सिर्फ उसका बेकार मौत हो गई थी, जब आखिरकार उसे अपना घर मिला था। अब तो वो उसी खलनायिका शिनसर है जो वो पागलपन भरी ड्रामा हर रात देखती थी। लेकिन चाहे जितना भी इनकार करे, यादें उसके दिमाग में बार बार आ रही थीं। उसे अपनी सारी बुरी हरकतें याद आ रही थीं, खासकर जब उसने मुख्य किरदार को धमकी दी थी। इतने सारे मौके थे, और हन अभी वहीं था। शिन सारा ने उस लड़की को उस वक्त तक ऐसे सताया था जैसे जान निकालनी हो।
जिसका मतलब था कि कहानी के मुताबिक अब 3 मुख्य नायक उसे तबाह करने वाले थे। ये सारे लड़के उस मुख्य लड़की के पीछे पागल थे, जिसका मतलब है कि सिरु का भविष्य बस एक बड़ी मौत की सज़ा है। लड़की पूरी तरह घबराई हुई थी क्योंकि वो अभी-अभी हार्ट अटैक से मर चुकी थी और अब उसे फिर से मरना है, वो भी एक बेकार खलनायक के तौर पर। उसने सोचा कि किसी तरह इस सब से बचना होगा, इसलिए उसने जल्दी से अपने सामान बांधा और तय किया कि वो इस घर से बहुत दूर भाग जाएगी। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की थी और अपनी मेहनत से ज़िंदा बची थी। तो हंस ने उसे समझाया कि कुछ भी न लेकर नई ज़िंदगी जीना कहीं बेहतर है। बुरा आदमी बनने के चक्कर में जब वो गेट तक पहुंची और बटन दबा रही थी, उसे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक लड़का आया और पूछने लगा कि वो किस सोच के साथ जा रही है। उसकी आवाज़ में बहुत बुराई थी और वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे ज़हर उगल रहा हो। धीरे-धीरे करीब आ रहा था, जिससे उसे डर लगने लगा। वो उसे पहचान गई। वो एरन था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जब वो भागने वाली थी, तभी ये लड़का उससे क्यों टकरा गया। ये आदमी उन 3 मुख्य किरदारों में से एक था, साथ ही वो गैरकानूनी बेटा था। स्वर्गीय चेयरमैन यंग सन जुआन के संस्थापकों में से एक थे। संगीत उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और मजबूरी में सन जुआन आ गए थे और चेयरमैन शिन ने उनमें स्वर्गीय चेयरमैन की छवि देखी और उन्हें सपोर्ट करने का फैसला किया। इसी तरह आरोन ने धीरे धीरे वीपी तक का सफर तय किया, लेकिन शिन की सारा ही सही वारिस थी सनान की। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, सोचती थी कि वो बिना हिम्मत वाला हारने वाला वहां होने का हकदार नहीं था। उसने उसे हर गंदी गाली दी, यहाँ तक कि उसकी माँ के बारे में भी बुरा कहा कि वो बस दिखावा कर रही थी। शिन ने कसम खाई, वो सब कुछ वापस ले लेती, चाहे उसे उसे ही खत्म क्यों न करना पड़े। और तभी से वो दोनों जानलेवा दुश्मन बन गए। फिर आरोन का मुलाकात मुख्य किरदार ली से हुआ, जो उतनी ही मुश्किल स्थिति में था, और वो उससे प्यार करने लगा। इसके बाद शिनसुर का उत्पीड़न असहनीय हो गया। ली सानोंग रो रही थी, कह रही थी कि वो अब और नहीं सह सकती। तो उस लड़के ने शिनसुर को निशाना बनाकर एक कार दुर्घटना का ड्रामा रचने का फैसला किया। हान जानती थी कि चीजें कैसे होने वाली हैं और वो ऐसे मरना नहीं चाहती थी। उसे कुछ करना था, इस गड़बड़ी से निकलने का रास्ता। उसने अब आरोन को समझाया कि वह सब छोड़कर चली जाएगी, ताकि उसे सत्ता की लड़ाई लड़ने की जरूरत न पड़े। फिर भी वह सब कुछ विरासत में मिलेगा और उसे उसका सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। बस उसे उसे जाने देना था। वो लड़का सोच रहा था कि ये कोई चाल है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि अब सब बेकार है और फिर से उसे जाने देने की गुहार लगाई। आरोन ने सोचा कि वो पागल हो गई है, क्योंकि वह उसकी सारी गड़बड़ियां ठीक कर रहा था और बॉस का भी ध्यान रख रहा था। वह सिर्फ उसे फिर से कोई बड़ा झटका देते हुए नहीं देख सकता था। पागलपन भरा करतब, लेकिन अब वो ज्यादा डिमांडिंग हो गई थी। बार बार अपनी बात दोहरा रही थी। जब उसने समझा कि वो उसे मनाने वाला नहीं है, तो शिनसर ने उसका सीना सीने से टकराया। फिर पक्का कर लिया कि वो सच में पागल हो गई है। उसने ये भी पूछा कि क्या उसे पसंद है कि कोई ऐसा इंसान जिससे सब्र खत्म हो गया हो, उसे मारे। फिर उसने उससे कहा कि उसे उसकी बात सुननी चाहिए। लड़की ने घोषणा की कि वो अब घर छोड़कर जा रही है और उससे कहा कि उसकी चिंता करना बंद कर दे। अचानक उसे फिर से मतली सी होने लगी। उसके सीने में कुछ दबाव महसूस हुआ और उसे लगा कि शायद उसे फिर से हार्ट अटैक आ रहा है। हमले के बाद वो अस्पताल में जागी। उसकी मम्मी वहां थी और फिर वे डॉक्टर के पास गए, जिसने कोई साफ साफ लक्षण नहीं पाए। शिनसेरा को समझ नहीं आया क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और उसका दिल जैसे दब रहा हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये एक मानसिक समस्या है। वापस जाते वक्त उसने बड़बड़ाया कि ये सब कितना परेशान करने वाला है, लेकिन उसकी मम्मी शांत रही। हालांकि वो थोड़ा नसीहत भरे अंदाज में बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि एरोन को धन्यवाद देना क्योंकि उसने मुझे बेहोश होने के बाद कमरे तक पहुंचाया था। फिर मम्मी ने कहा कि वो और पापा, हर बार जब मैं ऐसा करता हूँ, तो सच में बहुत दुख होता है। मैंने समझाया कि मैं बीमार हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था और मुझे लगा कि मुझे कहीं दूर जाकर आराम करना चाहिए। मम्मी को समझ नहीं आया क्योंकि मैं ही था जो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता था और इसके लिए चेयरमैन चचाइयोंग से सगाई भी कर ली थी। और जब उनका नाम आया, तो मम्मी ने पूछा कि क्या मैं अभी भी उनसे बात करता हूँ क्योंकि हम दोनों का रिश्ता थोड़ा दूर हो गया है। संगीत, मुझे याद आया कि मैं उनसे ये कहता था कि वह इतना दिल लगाकर बर्ताव क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें मुझसे बराबर कोई और नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्यों।
वो मुझे तब से ऐसे ही ट्रीट करता आ रहा था जब मैं उसकी मंगेतर थी, और वो इस पूरे झमेले में बस एक और खिलाड़ी था। और उसकी दिलकश शक्ल, जबरदस्त हुनर और शानदार व्यक्तित्व के साथ वो परफेक्ट लड़का था। चाव ने मुझे याद दिलाया कि हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, और मुझे ये मानना था कि मैं खुद को इसमें मत फंसाओ। मुझे पता था वो सज्जन जैसा दिखता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे जैसे खलनायक का इतना सपाट लड़के से शादी करना क्यों। चाव को लगा था कि असली शिनसर बुरे लड़कों को पसंद करता है, पर जिया तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जो उसे ज्यादा चिंता में डाल रहा था वो ये था कि अचानक हार्ट अटैक आ गया। उसे लगा शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि वो शिनसेरा की तकदीर को टाल रही थी। वो बिल्कुल फंसी हुई थी, जैसे चूल्हे के नीचे और आंच के बीच। मर जाओ या फिर बुरा इंसान बनकर जियो। जो भी हो, अब खेल खत्म था। तभी उसे अपने मंगेतर चा का मैसेज आया कि मिलकर बात करनी है। उसने मान लिया, सोचा बस बैल में जल्दी से बात कर लेंगे। लेकिन मिलने की जगह थोड़ी अजीब लगी। जब वो वहां पहुंची तो चा ने उसे बैठने को कहा और आराम करने को कहा, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो उससे खुश नहीं था। जय यंग अपनी मंगेतर के साथ बस फायदे के लिए था, क्योंकि वो पूरी तरह से लिसा के लिए दीवाना था। और गांव और शिनसेरा की जिंदगी तबाह हो रही थी जब तक उनका रिश्ता खत्म नहीं हो गया और उन्होंने अलग होने का फैसला किया। उसके बाद चा कुछ गंदे कामों में फंस गया और एक कुख्यात व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बन गया। हान जानती थी कि इस दुनिया में बचने के लिए उसे उस आदमी से दूर रहना पड़ेगा। चा जानना चाहता था कि उसने उसे ब्रेकअप का मैसेज क्यों किया, तो उसने बस कहा कि मन हुआ था। वो लड़का पूरी तरह से चौंका गया था, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उससे शादी करने के लिए भीख मांग रही थी पहले, और अब सगाई तोड़ना चाहती है। उसने तो ये भी सोचा कि कहीं वो अब भी उससे खेल तो नहीं रही, जैसे ये कोई बचकानी खेल हो। चाव ने ये भी कहा कि शादी एक तरह का व्यापारिक सौदा है और इसे यूं ही तोड़ या खत्म नहीं किया जा सकता। शिनसेरा ने बताया कि उनके बीच असल में कभी कुछ हुआ ही नहीं, और वैसे भी अब वो उसमें दिलचस्पी नहीं रखती। संगीत, फिर थोड़े ताने के साथ, उसने सुझाव दिया। शायद वो लड़का पहले ही पूरी तरह दिल दे चुका था। लेकिन फिर वो लड़की थोड़ा ठंडी पड़ गई। बोली कि उसे लग रहा था कि लड़का सच में उससे शादी करना चाहता है, और फिर से सगाई तोड़ने को कह दिया। लड़के ने गहरी सांस ली और माना कि उसे ये सब बकवास सुन सुनकर थकावट हो गई है, और बोला कि बात फिलहाल यहीं रोक देते हैं। उसने कहा कि शादी की तैयारियां तो चलती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। लड़की हैरान रह गई, लेकिन चाव ने उम्मीद जताई कि वो समझ गई होगी कि उसकी बात कहाँ से आ रही है। फिर उसने कहा कि अब उसे जाना चाहिए क्योंकि उसके पास जल्दी ही मुलाकात होगी। उसी वक्त एक गार्ड अंदर आया और उसके कंधों से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन वह चिल्लाती रही कि वह सगाई तोड़ना चाहती है। उसे लग रहा था कि गार्ड उसे इसलिए बाहर निकाल रहा है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, कहने को कुछ नहीं था। शिन्स बार बार चिल्ला रही थी, यहाँ तक कि हॉलवे में भी, कि वह चचाई योंग से शादी नहीं करना चाहती। फिर भी उन्होंने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया, और जब वह फुटपाथ पर तेज कदमों से जा रही थी तो वह उसे गालियां देने से नहीं रुकी और उसे हर नाम से पुकारती रही। हान समझ नहीं पाया शिनसेरा को उसमें क्या दिखा था। उसके पास सिर्फ एक सुंदर चेहरा था, बाकी सब बिल्कुल बेकार था। वो अमीर घर में पैदा हुई थी, उसके आसपास बहुत बेहतर ऑप्शन थे। और फिर उसे अचानक समझ आया, भले ही अभी वो बुरी हो, अगर वो सही फैसले लेती रही तो अपनी असली कहानी से अलग जिंदगी जी सकती है। लड़की ने कहीं भी ये नहीं देखा कि उसे मरना ही होगा, लेकिन तभी उसने अपने पास ब्रेक की तेज आवाज सुनी। हान ने समझ लिया कि मौत कहीं भी कभी भी आ सकती है, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो उसने भी ठाना कि उस पागल ड्राइवर को जोरदार सबक सिखाएगी कि गाड़ी चलाते वक्त कैसा बर्ताव करना चाहिए। जब गाड़ी करीब आई, दोस्त ने जोर देकर कहा कि वह गाड़ी से बाहर निकले और माफी मांगे, क्योंकि उसने उसे लगभग कुचल ही दिया था और अब वो डर के मारे छुपा हुआ है। ड्राइवर ने धीरे धीरे टिंटेड खिड़की नीचे की ओर पूछा, तुम्हें क्या दिक्कत है? अंदर एक जवान लड़का था, जिसे देखकर लड़की थोड़ा नरम पड़ गई। फिर उसने शांत होकर समझाया कि उसने किसी को लगभग टक्कर मार ही दी थी। लड़के को ये बड़ा मामला नहीं लगा क्योंकि लड़की को कोई चोट नहीं आई थी। फिर उसने उससे कहा कि वह कॉल करे। वकील से पूछा कि क्या वह भावनात्मक कष्ट के लिए मुआवजा चाहती है। वह लड़का एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर दिया, लेकिन उसे लेने का इंतजार नहीं किया और बस उसे उसके पैरों के पास फेंक दिया। इससे लड़की भड़क गई और उसने लड़के की कार को जोर से लात मारी।
जिससे वह पूरी तरह चौंक गया। फिर उसने अपना विजिटिंग कार्ड उसके माथे पर दबा दिया और कहा कि कार के दरवाजे का बिल कार्ड पर लिखे पते पर भेज देना। मुड़ते हुए शिनसर बोली कि उसने उसे उसकी ही दवा चखाई है। फिर धीरे से कुछ गाली भी दी। लड़की अपनी राह चल दी। ड्राइवर ने बिजनेस कार्ड पर कंपनी का नाम सैन जुआन देखा। संगीत। अगले दिन शिनसर अपने ऑफिस के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में गई। ओसी फ्लोर के दाहिनी तरफ से उसने एरन को देखा और तुरंत अपनी माँ की बात याद आई कि उसे उससे धन्यवाद कहना है। वो बंदा अपने फोन पर कुछ ध्यान से देख रहा था। तभी सारा ने पूछा कि क्या उसके पास 1 मिनट है। उसने बताया कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस पिछली बार के लिए माफी मांगनी थी। साथ ही उसने उस पर धन्यवाद भी किया कि उसने उसे उसके कमरे तक पहुंचाया था जब वह बेहोश हो गई थी। वो बाहर निकला और फिर से माफी मांगी कि उस दिन उसे मार दिया था। येरन ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कोई मजाक मत करना, लेकिन शायद उसने गलत समझ लिया था। उसने बताया कि वहां सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था और वो किसी ऐसे इंसान के सामने से नहीं गुजर सकता था जो गिर पड़ा हो। उसने शिनसर से ये भी कहा कि ऐसा मत सोचो कि तुमने उसे समझ लिया है या कोई गलतफहमी मत पालो। फिर एरन चला गया और लड़की ने सोचना शुरू किया कि उसे खुद पर बहुत काम करने की जरूरत है। हालत बिल्कुल साफ थी। अब वो लड़कों के लिए एक पुली थी। यहाँ तक कि सचिव भी उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाता था। उसे तब एहसास हुआ जब वो आया और बताया कि आज उसके लिए कोई काम शेड्यूल नहीं है। उसे ये भी पता चला कि उसे सही तरीके से काम की रिपोर्ट या मीटिंग्स की डिटेल्स नहीं मिल रही हैं। ऊपर से सब उसके पीछे बात कर रहे थे और आज उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई काम ही नहीं है तो वो यहाँ क्यों है। हान इन लोगों को पूरी तरह समझती थी। अगर उसका बॉस शिनसरा जैसा होता तो वो उसे ऐसी जगह काट रही होती जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये बात भी उसे चुभ रही थी कि ये लोग परवाह कर रहे थे कि वो अकेली खा रही है, जैसे उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। एक सूट में आदमी आया और बताया कि सारे मैसेज डिलीट हो गए हैं और उसने उसके लिए धन्यवाद कहा। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो डायरेक्टर भी के थे और उसने माफी मांगी, समझाते हुए कि बेहोश होने के बाद उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। उस आदमी ने कहा कि माफी मत मांगो और अगर कुछ चाहिए हो तो बस बताना। डायरेक्टर वे टीम लीडर थे और चेयरमैन शिन के दोस्त। वो सिहा के पास आए और साफ तौर पर चेतावनी दी कि उसे अपनी बातों पे कंट्रोल रखना होगा। नीचे उसने समझ लिया और सोचा कि चाहे अंदर कितनी भी बातें दबी हों, वो चुपचाप रहेगी। फिर उसे बताया गया कि एक मेहमान आया है, जो शिनसरा को हैरानी हुई क्योंकि सचिव ने कहा था कि आज कोई मीटिंग नहीं है। उसने बताया कि ये एक अनचाहा मेहमान है जो कुछ बात करना चाहता है। तो वीपी ने उसे अंदर आने को कहा। वह जानने के लिए उत्सुक थी कि ये कौन हो सकता है और फिर उसने वो ड्राइवर वाला लड़का देखा। सोचने लगी कि उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए था। उसने तुरंत पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वो वहाँ था और उसने उसे याद दिलाया कि उसने उसे अपना कार्ड दिया था और मिलने आने को कहा था। शिनसेरा ने उसके दरवाजे की बात याद की और कह दिया कि ये मामला उसकी सेक्रेटरी से निपटाओ क्योंकि वह बहुत व्यस्त है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसे इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला और माना कि वह वाइस प्रेसिडेंट शिनसुर का चेहरा अच्छे से देखना चाहता था। उसने इस बार सही तरीके से अपना बिजनेस कार्ड भी दिया। फिर शिष्टाचार से उससे लेने को कहा। लड़की ने कार्ड लिया और देखा उसका नाम चोजोंग वान था और उसके दिल में कुछ बुरी यादें ताज़ा हो गईं। उसके बारे में हान को याद है कि उसने शिनसर को बंधक बनाकर पूछताछ की थी और पूछा था कि वो बस क्यों नहीं मान जाती। ये आदमी सारा को पूरी तरह से अपने स्वार्थ और जिज्ञासा के चलते अगवा कर गया था, जैसे कोई पागल। लेकिन अगर सब कुछ असली योजना के मुताबिक होता तो वो उससे उसके सगाई वाले दिन तक नहीं मिलती। चो ने देखा कि उसका चेहरा भूत की तरह सफेद हो गया, पर वो बस सोच रही थी। उसे पता था कि उसका गुस्सा सब कुछ खराब कर सकता है और किसी भी हाल में उसे उससे छुटकारा पाना था। फिर शिनसी ने फिर उससे कहा कि वो उसकी सेक्रेटरी से बात करे क्योंकि वो बहुत काम में फंसी हुई थी। लेकिन वो आदमी धीरे से मना कर गया कि उसे ऐसे बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। फिर उसने एक फ्लैश ड्राइव उठाई और बताया कि उसके पास सब कुछ उसकी डैश कैम में रिकॉर्ड है। उसने बताया कि वो उसे कितना बुरा बोल रही थी और उसकी कार पर कुछ खरोंचें भी कर दी, खासकर जब उसकी छवि इतनी साफ सुथरी है। वो आदमी धमकी देने लगा कि वो उस छवि में कुछ और काले अध्याय जोड़ देगा। लेकिन तभी उसे लगा कि उसने कभी कोई अच्छा काम किया भी है या नहीं। तब शिंसरा ने इशारा किया। उसने बिना लाल बत्ती देखे पैदल चलने वाले रास्ते से तेजी से निकल गया, जो कि नियम तोड़ना था।
उसने उसे ये भी बताया कि उसकी गलती ट्रैफिक कैमरे में कैद हो गई है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना घमंडी क्यों है। फिर लड़की ने उसका वीडियो देखने को कहा, लेकिन लड़के ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। शिनसेरा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो वो बच्चे की तरह उससे खेलना शुरू कर दिया। वो गुस्सा हो गई, समझते हुए कि वो बस अपनी ताकत दिखाने आया है, लेकिन जो बार-बार कह रहा था कि वो उसका चेहरा देखना चाहता है। उसने ये भी कहा कि वे फिर मिलेंगे। एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानना था, इसलिए उसने खुद का परिचय दिया। उसके बाद वो लड़का विदा लेने लगा, बताते हुए कि उसकी एक और मीटिंग है और कहा कि आकर अच्छा लगा। शिनसेरा ने उसे पीछे से चिल्लाकर कहा कि वो पूरी तरह झूठ बोल रहा है और डिमांडेड कि अभी उसका रिकॉर्डर वापस करे। फिर उसने देखा कि सचिव पूरा कांप रहा है और जानते हुए कि फिर से अफवाहें फैलेंगी, उससे कहा कि वापस काम पर लग जाए। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो किसी वजह से बहुत परेशान हो रही थी और खुद को दोष दे रही थी कि उसने उसका कार। शिनसेरा जानती थी कि डायरेक्टर बाग फिर से आएगा और उसे गुस्से से देखेगा। और तभी उसे एक मैसेज आया। वो लाई गुआंगोंग था, जो वीपी के बारे में परेशान था और पूछ रहा था कि सब ठीक तो है ना। बाद में वो लड़कियां मिली और ली ने तुरंत पूछना शुरू कर दिया कि शिनसा ने उसे क्यों रिप्लाई नहीं किया या मैसेज क्यों नहीं किया। उसे लगा था कि दूसरी लड़की थोड़ी बीमार महसूस कर रही होगी, लेकिन अब उसकी शक्ल देखकर पता चल गया कि वो अब काफी बेहतर है। लियोन क्योंग एक परफेक्ट और हर किसी द्वारा पसंद किया जाने वाला मुख्य किरदार है। ऊपर से वो दयालु और खूबसूरत भी है और बहुत ही प्यारी। लेकिन शिन का उससे नफरत का कोई ठिकाना नहीं था और आखिरकार वो कुछ बहुत ही खराब रूप ले लिया। हान ने फैसला किया कि अब से वो सुनक्योंग की दोस्त बनेगी, क्योंकि यही उसका सबसे बढ़िया मौका था बुरी नतीजे से बचने का। लड़कियां एक खूबसूरत बगीचे वाले कैफे में गईं और वहां शिनसुर ने कन्फर्म किया कि उसे अपनी कुछ यादें खो गई हैं। अबली समझ गई कि वो पहले कॉल या पत्रों का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। उसने बस सोचा था कि शायद उसने भूल गई। फिर उसने शिन से कहा कि चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, हमेशा उससे जवाब देना, क्योंकि उसे चिंता हो जाती है। ली ने उसे याद दिलाया कि वे अब 10 साल से दोस्त हैं और उपाध्यक्ष ने उसकी फिक्र के लिए धन्यवाद किया। तभी कुछ और लड़कियां गुजर रही थीं, जिन्होंने सुन्योंग को देखा और आकर हेलो कहने का मन बनाया। शिनसुर ने सोचा कि वे भी दोस्त होंगी, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाई और उन्होंने पूछा कि क्या वे उनके साथ शामिल हो सकती हैं। ली थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। तुरंत ही पता चल गया कि उनके बीच सिर्फ दोस्ताना माहौल नहीं था। फिर भी हान नहीं चाहती थी, बिना किसी चिंता के, और उम्मीद की कि सेयोंग खुद संभाल लेगी। लाई ने हंसते हुए लड़कियों को बैठने के लिए बुलाया और फिर शिनसरा के पास जाने लगी। वीपी वहां से नहीं गई क्योंकि वह उनकी बात सुनना चाहती थी, भले ही उसे वहां अजीब लगा। उन्होंने ली के नए ब्रांड के बारे में बात शुरू की और उसे कहा कि थोड़ा आराम कर और डेट पर जा। अचानक एक ने कहा कि डेटिंग बोरिंग है, सीधे शादी कर लेनी चाहिए। सुन्योंग ने असहमत होते हुए कहा कि शादी बड़ी बात है, लेकिन उसकी दोस्त, उसने उसे यकीन दिलाया कि उसकी खूबसूरती और दिलकश अंदाज के साथ वो बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या सन किसी से मिलना चाहती है, और फिर याद आया कि उसका बॉयफ्रेंड वापस कोरिया चला गया है। हान को ये रिच लड़की वाला ड्रामा बहुत दबाव वाला लगा और उसने सोचा कि बस चल देती हूँ, बहाना बनाया कि बहुत बिजी हूँ। अचानक ली ने कहा कि शिनसरा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और एक दयालु और प्यारी लड़की भी है। फिर सॉन्ग ने समझाया कि उनके बीच पहले सिर्फ एक गलतफहमी थी, खासकर क्योंकि सारा अब भूलने की बीमारी से जूझ रही है। ली ने अपने दोस्तों से कहा कि इस बारे में बात ना करें। शिनसर अभी जो याद नहीं कर पा रही थी और उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं हुई, बस सहानुभूति भरे चेहरे बनाए हुए थे। फिर उन्होंने उसकी मेकअप की बात करनी शुरू कर दी। सोच रहे थे कि अगर मेकअप ज्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ली अपनी बहन से जलन भी करता था क्योंकि वह कोई सेलिब्रिटी नहीं है। फिर भी वो शोर शराबे वाले कपड़े पहनती है और बहुत आत्मविश्वासी है। थोड़ी बातचीत के बाद लड़कियां अलविदा कहने लगीं और सेक्योंग ने सारा को याद दिलाया कि उन्हें एक पार्टी में बुलाया गया है। वो एक रूम ग्रुप स्टोर के ओपनिंग के लिए है। इस हफ्ते ली ने उसे अच्छी तरह से कपड़े पहनने को कहा। बाकी गर्लफ्रेंड्स जो अभी तक नहीं गई थीं ने बताया कि वे शॉपिंग करने जा रही हैं और सॉन्ग ने उनसे साथ चलने की मांग की। जब वे निकल पड़ी तो उन्होंने बात करनी शुरू की कि शिन की भूल भुलैया तो फेक है, लेकिन ली ने जोर दिया कि उसकी दोस्त सच में बीमार है। वहीं शिन की सारा ने सुना कि ये लड़कियां इसलिए बीच में आईं क्योंकि उन्हें लगा कि वाइस प्रेसिडेंट फिर से उससे छेड़छाड़ करने वाला है। घर पर हान ने महसूस किया कि सारा की यादें बहुत टूटी फूटी और कम हैं और वह
आज की बात से पहले उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर कुछ टुकड़े टुकड़े याद आने लगे कि एक पार्टी में वो सयोंग को डांट रही थी क्योंकि उसने चाय वू के बारे में कुछ कहा था। ली के दोस्त उसकी तरफ से खड़े हो गए, बोले कि वो निर्दोष है और सर बस उसकी मंगेतर के साथ ठीक से नहीं बन पा रहे। तभी एक घबराया हुआ सॉन्ग समझाने लगा कि वो बस उसके काम के बारे में पूछ रही थी। लेकिन शिनसर उस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि ली बस फिर से उसे बेवकूफ दिखाने की कोशिश कर रही है और उसने धमकी दी। वो सच में उसे सजा देना चाहती थी। शुक्र है, सिक्योरिटी ने उसे कुछ गंभीर होने से पहले रोक लिया। अब वो लड़की खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने ठाना कि अगली बार जब बोली से मिलेगी तो माफी मांगेगी, भले ही ली उसे माफ न करे। शायद इसी वजह से सॉन्ग इतना ठंडा था। सारा उम्मीद कर रही थी कि इस बार वे अच्छे से बन जाएं, लेकिन लड़की समझ नहीं पा रही थी क्यों नहीं। जब से वो मरकर वापस आई थी, किसी ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और शिनसर एक ड्रेस चुन रहा था। पार्टी के लिए उसने अपने सारे कपड़े पहले ही पहन लिए थे, ये बात उसे बाद में समझ आई। वो जय योन से भी संपर्क नहीं कर पा रही थी और गुस्से में थी क्योंकि वो फोन उठा नहीं रहा था और उसका खराब मूड फिर से सबको दिख गया। चाव ने वादा किया था कि वो खुद उसे लेने आएगा, लेकिन आखिरकार उसने कार भेज दी, इसलिए वो सिर्फ पार्टी के दरवाजे पर ही मिले। सारा को समझ नहीं आया कि वो साथ क्यों नहीं जा सकते, लेकिन चाव चुप हो गया, जिससे सारा और भी ज्यादा नाराज हो गई। और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चार ने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे वो सिर्फ उसका वीआईपी पास हो पार्टी में घुसने के लिए। सारा पूरी तरह से खो गई थी। क्या हो रहा था? क्या बात है? वो बेवकूफ अपनी ही मंगेतर को ऐसे छोड़कर चला गया। फिर भी उसे समझ आया कि ये उसका पहला ऐसा पार्टी है और उसे अकेले क्या करना है कुछ पता नहीं। उसने सोचा 1 घंटे तक तो सहना पड़ेगा, तो उसने बुफे की तरफ चलना तय किया और फोन चलाने लगी। लेकिन अचानक जंगवान आ गया, जिसे देखकर वह बिल्कुल हैरान रह गई। उसने बताया कि वो भी यहाँ आमंत्रित गेस्ट है, फिर तारीफ की कि वो बहुत अच्छी लग रही है। उसने उसे बीच में ही रोक दिया और चेतावनी दी कि अगर वो कुछ शुरू करने की सोच रहा है तो बेहतर है कि दूर ही रहो। संगीत, यंगवान ने उससे कहा कि गुस्सा मत हो। उसने सिर्फ सोचा कि वो भूखी लग रही है और साथ में कुछ खाने चले। शिन ने उसे बातों से टालने की कोशिश की, लेकिन तभी लियोन आ गया। अपनी दोस्त को देखकर खुश हुआ। सोन भी हैरान था कि सारा चो को जानती है और उसने बताया कि उनका सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग हुआ था। फिर शिनसेरा ने उन्हें सभ्यता से छोड़ने का फैसला किया। कहा कि वे दोनों थोड़ी बात करें, जबकि वह दूसरी तरफ चली गई। बाद में ली ने चो से पूछा कि वो और वीपी क्या बात कर रहे थे। बात चल रही थी, लेकिन उसने बताया कि वे बस एक दूसरे को नमस्ते कह रहे थे। वहीं सारा समझ नहीं पाई कि ये लड़का उसके पास क्यों आया, क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वो सन से सगाई करने वाला था। उसने ये भी समझ लिया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चा जियान ने उसे छोड़ दिया था। तभी उसने मेहमानों में आरोन लीरॉन को देखा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि सारे सैन जुआन के डायरेक्टर यहाँ आने वाले थे, लेकिन हन को ऐसा लगा जैसे वो यहाँ फिट नहीं बैठती। फिर उसने सोचा कि उसे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब पहले से ही तय था। मूल कहानी में कोई बदलाव नहीं आता। शिन्स को न तो वाइस प्रेसिडेंट माना गया, न ही मंगेतर। शायद इसलिए उसने अपनी भूमिका छोड़ दी और गायब हो गई। हान भी चाहता था कि वह ऐसा ही कर सके। और अब 1 घंटे बाद लड़की ने इस इवेंट से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह जा रही थी, एक लड़का उसके पास आया, उसे धक्का दिया और चिल्लाने लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। सारा समझ नहीं पाई उसने क्या गलत किया और बाकी लोग लड़ाई की तरफ देखने लगे, ये सोचते हुए कि ये लड़का कौन है जो जुली के साथ था बहुत दूर। पीछे से किसी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और सिक्योरिटी वाले पहले ही उस आदमी को पकड़ चुके थे। वे उसे बाहर की तरफ घसीटने लगे और वो चिल्ला रहा था कि शिन ने उसके बच्चे के साथ सच में बवाल कर दिया है। चाव को भी ये हंगामा सुनाई दिया और वो गुस्सा हो गया। समझ नहीं पा रहा था कि ये औरत उसे कितना दर्द देगी। जब वो बाकी मेहमानों के बीच से निकल गया, तो उसने अपनी दुल्हन को फर्श पर बैठा रोते हुए देखा। संगीत, सुन्यांग भी उसके पास दौड़ा और अभी अभी हुई सारी उलझन के लिए माफी मांगने लगा। वो उसने माना कि उसने खुद ही उस लड़के को अंदर आने दिया क्योंकि उसने कहा था कि उसे सारा से कुछ बताना है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। सारा ने अपना मुंह हाथ से पोंछा और ली ने देखा कि उसका मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसने बस उसे चुप रहने को कहा। फिर वह उठी और जैसे भीगी बिल्ली की तरह दिख रही थी, बाहर की तरफ चली गई। उस वक्त उसे बस ये ही फर्क पड़ता था कि बाकी लोग क्या सोचते हैं।
लोग सच में इस बात पर बातें करने लगे हैं, ये समझे बगैर कि उपाध्यक्ष उस लड़की की बेटी के साथ क्या कर सकता था। मेरा मतलब है, वह जानती है। उसकी बुरी नज़रों के कारण और उसकी वजह से सांत पूरी तरह से परेशान है। शिन सोच रही थी कि उसने गड़बड़ कर दी है और उसने अपनी वो वादा याद किया था कि वह छुप कर रहेगी। असली कहानी में शिन ने सारा को छोड़ दिया था क्योंकि उसे कभी स्वीकार नहीं किया गया था और फिर वह गायब हो गई थी। हान भी वैसा ही महसूस कर रही थी। वह बस ऐसी हालतों से बचने की कोशिश करेगी, अपनी बात चुप रखेगी। तभी उसने अपने पुराने कार के पास डायरेक्टर को देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और कहा कि यहाँ से निकलो, तो वह उसकी कार में कूद गई। डायरेक्टर उसे ले जाने वाला था, अस्पताल ले जाना था, लेकिन सारा ने मना कर दिया और बोली बस उसे घर ले चलो। बाइक भी चीफ सेक्रेटरी था। शिन ने उसे बताया कि किसी ने उस पर हमला किया और उसे इस मामले की जांच करने को कहा। डायरेक्टर हैरान था कि वीपी को सच में कुछ याद नहीं आ रहा था और कहा कि वह काम के चलते काफी तनाव में थी। सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी के साथ भी एक घटना हुई थी और शिन उसके साथ बहुत सख्त हो गया था। वो आदमी उसका पिता है और उसकी बेटी कोमा में है क्योंकि उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। बात यह है कि इसे आत्महत्या के रूप में नहीं माना गया था। इंटेंशनल और पिक एक पिता के तौर पर उस लड़के को सच में दोष नहीं दे सकते थे। फिर भी वह बस चुप बैठकर इसे नजरअंदाज नहीं करने वाले थे। वह कुछ वकीलों को इकट्ठा करना चाहती थी और कानूनी कार्रवाई करनी चाहती थी। शिनसर ने उससे विनती की कि ऐसा न करे और चीजें सही करने का कोई तरीका ढूंढे। संगीत, उसने कहा कि वह माफी मांगने के लिए घुटने भी टेक जाएगी। लड़की ने चीफ सेक्रेटरी से गुहार लगानी शुरू कर दी कि पीड़िता जो भी समझौता चाहती है वह करवा दे। फिर सारा ने कहा कि अगर पहले भी ऐसे मामले हुए हैं तो वह क्षतिपूर्ति देना चाहती है। सभी शामिल लोग बेग के शर्मिंदा चेहरे को देखकर लड़की को समझ आ गया कि और भी मामले हैं और उसने उससे उनके बारे में बताने को कहा क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बार अनजाने में नुकसान पहुंचाया होगा और उसे उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे या आज की तरह दर्द सहना पड़ेगा। एक पल के लिए वो इस पूरी पागलपन में खो गई, जैसे किसी सस्ती टीवी सीरियल में फंसी हो। हान अब इस बेवकूफ की तरह जीना नहीं चाहता था। उसके लिए दुनिया ऐसी नहीं थी। ये कोई नाटक नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो पूरी तरह से बर्बादी जैसी लग रही थी। बाद में ऑफिस में शिनसेरु से उसके फैसले की वजह पूछी गई, तो उसने साफ-साफ अपने कारण बताए। उसे लगा कि ये पद मैनेजर के लिए बिल्कुल सही है और वैसे भी चेयरमैन ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। कर्मचारी ने तुरंत उपाध्यक्ष से अपनी बुराई के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने बस हंसते हुए जवाब दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें वह कह रहा था कि वह चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई है। यहाँ तक कि जब कंपनी रैंकिंग के चलते चेयरमैन ने किसी वजह से उसे वीपी बना दिया, जबकि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है। ये सब मैनेजर ने सिरों के बारे में ब्रेक रूम में उसके सामने ही कहा, जैसे वो अपनी बोरिंग नौकरी का मजा ले रहा हो। उसने बहाने बनाने शुरू किए, कहा कि उसका मतलब वो नहीं था, लेकिन शिन ने साफ कहा कि बातचीत में कुछ भी गलतफहमी नहीं थी। खैर, अगर वो शेड्यूल ठीक करने में मदद करेगा तो वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने और अपॉइंटमेंट पर फिर से सोचने पर राजी है। अब से सारा काम, सब कुछ उसके जरिए जाना था और मैनेजर को उसे हर अपडेट में शामिल रखना था। साथ ही उसके नाम को रिजल्ट्स में भी जोड़ना था। वह काफी समय से सोच रही थी कि कंपनी में रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है क्योंकि ज्यादातर डायरेक्टर्स के पास एक अनफेयर फायदा था। इसलिए उसे कंपनी की हालत को गहराई से समझना था और इसे फिर से टॉप पर लाना था। हान जानती थी कि ये आसान नहीं होगा और उसका दिमाग घूम रहा था क्योंकि ये सब कुछ उससे बिल्कुल अलग था, जिससे वह पहले परिचित थी। लेकिन काम के अलावा उसके पास एक और जरूरी काम था जो पूरा करना था। लियोन, वाह, पता चला कि ली उस पार्टी में मेहमानों की जिम्मेदारी संभाल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर एक बिना बुलाए मेहमान को बुलाया था। लेकिन सन ने तुरंत माफी मांगी, ये कहते हुए कि उसका इरादा नेक था। फिर भी शिन सारा उससे ठगी गई। हान विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसे इतनी छोटी-छोटी बातों वाली ड्रामा जैसी साजिश से हार मिली। वो कॉफी लेने के लिए किचन गई। वहीं लीरो ने उसे देखा और उसके हाथ पर पट्टियां भी नोटिस की। उसने सोचा कि शायद पार्टी में ही वो घायल हुई है और तुरंत याद आया कि उसे चेक करना था। क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए। राव ने भी उस वक्त अपनी कथित मंगेतर को ध्यान से घूरते देखा और उसे समझ नहीं आया कि वो लोग अलग-अलग कैसे आए। ग्रेटर देन संगीत।
ग्रेटर देन उसे ये बात भी खटक गई कि चाप बस खड़ा था और देख रहा था, और उसे समझ नहीं आया कि वो कमजोर लौंडा अपनी दुल्हन की रक्षा क्यों नहीं कर पाया। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वो खुद उसके पास गया तो शायद फिर से लड़ाई हो जाएगी। फिर रावण ने सेक्रेटरी बाइक से कहा कि कार को मुख्य द्वार तक लेकर आए और बताया कि शिनसर मुसीबत में। उसने अभी-अभी उसे देखा था और सोचा कि शायद उसे भी कॉफ़ी चाहिए होगी, तो उसने उसे कॉफ़ी डालने की भी पेशकश की। लेकिन फिर उसने मन बदल लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो सोचे कि उसने कॉफ़ी में कुछ गड़बड़ डाल दी है। वो रसोई छोड़ने ही वाली थी कि अचानक रोहन ने पूछा कि क्या वह ठीक है, जो सारा को थोड़ा अजीब लगा। संगीत? फिर वो फिर से ध्यान भटक गया, लेकिन सवाल समझते ही उसने कहा कि वह ठीक है और डॉक्टर के पास भी गई थी। आपने भाई को कॉफ़ी ब्रेक की शुभकामनाएं देते हुए वो तुरंत चली गई। वो वापस अपने कमरे में गई और खुद को अंदर बंद कर लिया। संगीत सारा समझ नहीं पाई कि रोहन ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कम से कम मुझसे पूछेगा कि वो कैसी है। फिर उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए, हालांकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, क्योंकि उसे तो परवाह भी नहीं करनी चाहिए थी। अगले दिन एक मीटिंग में शिन और बाकी डायरेक्टर्स कॉल से जुड़ा काम डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने पूरा डील रद्द कर दिया। शॉर्ट टर्म मुनाफा आड़े आया था और कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी दिक्कतें थीं। सारा ने कहा कि वह फिर भी उन्हें उनसे काफी काम होते नहीं दिख रहा था, तो उसने मांग की कि ये काम इस साल खत्म हो जाए। उसने सभी की बैकग्राउंड चेक भी करने को कहा, फिर कहा कि उसे अकाउंटिंग से बात करनी है। सचिव ने बताया कि कंपनी की रेटिंग्स पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं और उसने कहा कि ये सब उनके मदद की वजह से हुआ है। लेकिन पीक ने डिसएग्रीड किया, कहा कि यह सफलता पूरी तरह शिनसर की मेहनत की वजह से है। फिर उसने स्वीकार किया कि चेयरमैन उससे उसके बारे में पूछ रहे थे, जो उसे हैरानी हुई। हालांकि वो उसका पिता भी। काम पर जब भी उनकी मुलाकात होती, चेयरमैन शिन उसे नजरअंदाज कर देते। कभी-कभी तो ऐसा लगता था जैसे वे एक ही घर में भी नहीं रहते। वो आदमी अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। पर अब वो पूरी तरह हैरान रह गई थी। फिर उसने सचिव से मान लिया कि डायरेक्टर ली राव भी उसके काम और हालचाल के बारे में पूछ रहे थे। उसे लगा कि शायद वो उससे नाराज होंगे और कहेंगे कि उसे परेशानी देना बंद कर दे। बीक जानता था कि उनके बीच कुछ अजीब सा रिश्ता था, लेकिन उसने सोचा शायद सारा को कुछ जानने का हक था। उसने कबूल किया कि उस दिन रोहन ही था जिसने उसे फोन किया था और कहा था कि वो वाइस प्रेसिडेंट शिन को लेने आ जाए। पीक ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि क्यों, क्योंकि वो खुद ही बुरी हालत में था। सारा बस परेशानी में थी और साफ तौर पर मदद की जरूरत थी। तो लरो ने उसे फोन किया। अब लड़की को समझ आ गया कि सचिव पीसी समय पर क्यों आया। लगता है एरन सच में उसकी परवाह करता था। लेकिन जब वो भागने की कोशिश करने लगी, तो उसने उसे ताना मारा और सारा समझ नहीं पाई कि वो आदमी क्यों ऐसा कर रहा था, ऐसा बर्ताव कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कुछ काम निपटा लिया और बस बचा था फाइनेंशियल रिपोर्ट। सच कहूं तो हान को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। टाइम पर काम पूरा करने के लिए उसे ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचना पड़ता था। उसने सोचा कुछ खा लेती हूँ, तो लाउंज में गई और वहां उसने एक लड़का अकेला बैठा देखा, जिसने उसे आवाज लगाई। उस आदमी ने उससे हेलो कहा और पूछा कि वो हाल ही में कैसी रही है। तो सारा ने उससे अपना परिचय देने को कहा। आदमी को समझ आ गया कि वाइस प्रेसिडेंट ने वाकई अपनी याददाश्त खो दी है और उसने कबूल किया कि वह एक मेंबर है। 8 अमर। हान को याद आया कि टीवी ड्रामों में कम से कम एक बार सभी अफसर चुड़ैलों से अपने कारोबार की सफलता के बारे में पूछते हैं। उस आदमी ने भी देखा कि लड़की की भावना बदल गई थी और उसने मजाक में पूछा कि क्या उसका भाग्य भविष्य में बदलेगा। शिनसेरा को ये पसंद नहीं आया कि वह बात करना बंद ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे सच में खाने जाना था। उस आदमी ने कबूल किया कि वह उसकी जीवन को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिर उसने उससे अलविदा कहने का फैसला किया। शाम तक सारा खुशी-खुशी घर पहुंच गई कि उसे कोई रात में काम करना था। वह नहाना चाहती थी और अपनी दवा लेनी थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे के दहलीज पर कदम रखा, उसने फर्श पर रुआन का बेहोश शरीर देखा। शन तुरंत उसके पास भागा। समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन उम्मीद थी कि वह ठीक होगा और उसने उससे आवाज लगाई। लेकिन आयरन होश में नहीं आया और सारा नहीं जानती थी कि एम्बुलेंस बुलाए या नहीं, क्योंकि वह नहीं जाग रहा था और बटलर पहले ही चला चुका था। फिर लड़की ने फैसला किया कि उसे अपने कमरे तक खींच ले जाएगी, जहां बड़ी मेहनत से काफी कोशिश के बाद उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर बाद
वो लड़का जाग गया और सारा ने तुरंत उसे दवाइयां दी। साथ ही कहा कि पहले थोड़ा दलिया खा ले। उसने ये भी बताया कि वो उसके दरवाजे के सामने बेहोश हो गया था, इसलिए उसने उसकी मदद की और उसे अपने कमरे में ले आई। फिर उसने प्रोफेसर किम को फ़ोन किया, जिन्होंने माना कि रोहन बहुत ज़्यादा थका हुआ था और इसी वजह से अक्सर बेहोश हो जाता था। आरुण ने शक की नज़र से उस दलिये को देखा जो उसकी बहन ने दिया था और पूछा क्या उसने खुद बनाया है। लड़की ने बताया कि वो सिर्फ चावल का खिचड़ा, क्योंकि पेट के लिए ये सबसे आसान होता है। वो लड़का फिर भी हैरान था कि वो खाना बना सकती थी और उसने बताया कि वो बिल्कुल नहीं थी, बस ऑनलाइन रेसिपी फॉलो कर रही थी। हान को समझ आया कि असली सारा खाना इसलिए नहीं बना पाती थी क्योंकि उसकी जैसी लड़कियों के पास पर्सनल शेफ होता है जो सब कुछ बना देता है। रुन धीरे धीरे चम्मच को मुंह तक ले गया, लेकिन अपनी बहन को बता दिया कि उसे उसे देखना जरूरी नहीं है, और बहन सहमति में बाहर चली गई। जैसे ही वो बाहर गई, हान को एहसास हुआ कि उसे बस उसे देखना पसंद था। खाना खा। वो इतना क्यूट लग रहा था कि उसे लगा जैसे वो पागल हो रही हो। लड़की ने सोचा कि शायद वो बस थकी हुई है और अजीब सोच रही है, इसलिए उसने जल्दी से सोने का फैसला किया। उसकी माँ मिस सॉन्ग बार-बार उसे उस वीआईपी पार्टी में जाने के लिए कह रही थी कि वो हमेशा काम में ही उलझी नहीं रह सकती। सारा को बिल्कुल मन नहीं था और उसने कहा कि रौन ही जाए, लेकिन वो बिजनेस ट्रिप पर था और शिनसर ही एकमात्र था जो सोंगवान की तरफ से जा सकता था। ऊपर से उसकी माँ को खबर मिली कि कंपनी में सब बढ़िया चल रहा है, मतलब उसकी बेटी वो कमाल कर रही थी। उसे पता था कि उसकी माँ की बात में दम था। सच में चीजों को पक्का करने के लिए उसे ऑफिस के बाहर भी खेलना पड़ेगा। तभी उसे आइडिया आया, क्यों न एक बार कोशिश की जाए। वो इतना आगे आ चुकी थी, इसलिए उसने मान लिया कि चली जाए। बाद में उसने चाचान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे जगह दी, जबकि उसके दूसरे प्लान भी थे। उसने उसे ये भी चेतावनी दी कि अब वो उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि वे साथ आए थे तो साथ रहेंगे। फिर उसने उससे कहा कि थोड़ा आराम से रहे, बस उसके डेट की तरह बर्ताव करे, सब ठीक रहेगा। वह मान गया, सोचते हुए कि अगर वो ऐसा कर रही है तो ठीक होगा। वो उसे फिर से उसका पार्टनर बनने को कहते हुए उसने अब सगाई तोड़ने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डाला, बस उससे कहा कि खुद सोच ले, क्योंकि वो जानती थी कि वो कितना तनाव में है, भले ही वो खुद उससे पूरी तरह तंग आ चुकी थी। तभी उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने कहा कि वो असल में सुनने से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। सारा ने उसे गैलरी की ओपनिंग पर बधाई दी और कहा कि अंदर भी बाहर जितना ही खूबसूरत था। उसने बताया कि उस दोपहर बाद में एक कॉकटेल शो होगा और उम्मीद जताई कि वे आएंगे। मजा लो। लड़की ने अपने मंगेतर को हल्के से टोकते हुए कहा कि दोनों ही बहुत अच्छे समय बिता रहे हैं। उसे यह भी सोचकर हैरानी हुई कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे उस मुस्कान को बनाए रखना उसके लिए मुश्किल हो। उसने विरोध किया और कहा कि उसे पता नहीं था कि उसकी होने वाली दुल्हन इतनी खुली स्वभाव की हो सकती है। उसने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। फिर एक लड़की आई और शर्माते हुए सारा को नमस्ते कहा, और हन ने उसे पहचाना। वह सोनांग की सबसे चुपचाप दोस्त थी। उसका नाम उसे नहीं पता था और लड़की ने स्वीकार किया कि सराह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिला। वो बाद में सोनांग से पूछने वाली थी, लेकिन चूंकि शिनसेर यहाँ थी, तो उसने सोचा अभी उससे पूछ लो। फिर उस अजनबी ने बताया कि शनिवार को एक सभा हो रही है और उम्मीद है कि वाइस प्रेसिडेंट भी आ सके। सराह को लगा कि ये बस अमीर लड़कियों की एक और पार्टी होगी और उसने हाँ कर दी। साथ ही उनका संपर्क नंबर भी मांगा। साथ ही उसने ध्यान दिया कि ये लड़की दूसरों से कहीं बेहतर बर्ताव कर रही थी और उसकी नीयत साफ लग रही थी। सराह सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इस पार्टी में उसे लगा कि उसकी इज्जत वापस बन रही है। पहले शिन सारा सनन ग्रुप की शर्मिंदगी थी, एक पागल लड़की जिसे उसका मंगेतर भी छोड़ गया था, लेकिन अब वो चाच के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही है और उसके चेहरे पर एक पक्का और आत्मविश्वासी मुस्कान है, और ऐसा लग रहा है जैसे पुराने अफवाहें बस अफवाहें ही थीं। मुश्किल वक्त के बाद वो और उसका मंगेतर फिर से साथ आ गए हैं और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में दुनिया की सबसे ऊपर है। समझाने की कोशिश करने के बजाय हर अफवाह पर उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वो सबको असली सच दिखाए। उसने अपने लड़के को भी याद दिलाया कि उसे सच में उसका हाथ पकड़ता रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, बस सबके सामने ये दिखाना कि वे कितने प्यार में हैं। फिर सारा ने सुनियों को देखा और पता चला कि वो ऐसी पार्टी मिस नहीं कर सकती।
उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते कहा और ली ने माना कि उसने चायान के बारे में बहुत सुना है। फिर खुद को सारा की करीबी दोस्त के रूप में बताया। सॉन्ग ने शिनसर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव देखा और समझा कि शायद उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो जिस तरह बात कर रही थी, उसने तुरंत माफी मांग ली। फिर उसकी दोस्त ने पूछा कि उसके चोट कैसी है, उम्मीद करते हुए कि अब ठीक हो, और फिर से उस दिन के लिए माफी मांगी, कहते हुए कि वो बहुत फिक्रमंद थी। म्यूजिक सेंग ने जोर देकर कहा कि उसे कभी नहीं लगा था कि वो लड़का ऐसा करेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को भी फोन किया, लेकिन सारा पहले ही चली गई थी। ली ने सोचा कि उसकी दोस्त उससे नाराज है, इसलिए उसने कॉल नहीं की। सारा बातचीत से थोड़ा थक गई थी और शालीनता से समझाया कि वह अभी बीच में है। चाहे जॉयन के साथ बातचीत हुई। उसके बाद वो उसके साथ दूसरी तरफ चली गई। पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि बाद में मैसेज कर लेना। उसने ये भी बताया कि वो ली की कॉल्स इग्नोर नहीं कर रही थी, बस काम में बहुत व्यस्त थी और बात करने का टाइम नहीं था। फिर हान ने सोचा कि शायद उसने ये बात कहने की आदत डाल ली है, और उसने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये उसकी गलती थी। चा ने सोचा कि क्या ये रोहन ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है, और साथ ही समझ गया कि वे अच्छे दोस्त हैं। सारा ने उनकी पुष्टि की। दोस्त तो है, लेकिन उसने ये भी माना कि उसे उस लड़की के सामने अजीब लगता है। फिर उसने मुझसे कहा कि इसे नज़रअंदाज कर, जो कुछ भी पार्टी में हुआ, वो ली की भूल थी और उसकी इमेज खराब नहीं होगी। वो लड़का सोच रहा था कि उसकी मंगेतर फिर से उससे मजाक कर रही है, और वो जानना चाहता था कि असल में क्या हुआ। लेकिन फिर उसने सुन्यांग के चेहरे पर एक अजीब सी शक्ल देखी। ऐसा लग रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो सच में परेशान है या नहीं। और अगर उसने सही समझा, तो ये कोई गलती नहीं थी, और वो लड़की सच में सारा से नफरत करती है, उसकी मंगेतर। फिर उसने पूछा कि क्या उसे सेयोंग पसंद है, और यहाँ तक कि उन्हें मिलवाने की भी पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। हान जानता था कि ड्रामा के हिसाब से उन्हें जल्दी ही बनना चाहिए था, लेकिन साफ दिख रहा था कि वह दिखावा कर रहा है। वे दूसरी मंजिल पर गए, जो सारा को बहुत पसंद आई। उसे लगा कि यह एक प्रदर्शनी हॉल से ज्यादा एक महल जैसा दिखता है। फिर उसने चाच का धन्यवाद किया, क्योंकि उसे लगा कि आज उसे यह इवेंट अकेले ही जाना पड़ेगा। हालांकि उसे ऐसा भी लगा कि चाच सिर्फ उससे दया खा रहा है, वरना वह सच में बदतमीज होता। तब चा ने उसे देखा। उसके कंधे पर उसके ड्रेस के नीचे अभी भी चोट के निशान दिख रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, और उसने सुझाव दिया कि वे धीरे धीरे नीचे जाएं, क्योंकि कॉकटेल शो शुरू होने वाला था। नीचे एक लड़का उनके पास से गुजर रहा था जब वह फिसल गया, और चा ने मुश्किल से उसे कॉलर पकड़ लिया ताकि वह उनके ऊपर न गिरे। यान ने उस लड़के से कहा कि सीढ़ियों के पास सावधान रहे, और उसने माफी मांगी कि फर्श बहुत फिसलन भरा था। चा ने दुल्हन से भी पूछा कि क्या वह ठीक है, और उसने आश्वासन दिया कि वह ठीक है। उसने यह भी कहा कि उसका मंगेतर साथ देने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो उस पार्टी में उसे छोड़कर क्यों चला गया था। सारा ने भी उसका शुक्रिया अदा किया, ये जानकर कि ऐसा करने से उनकी रिलेशनशिप बाहर वालों के लिए बेहतर दिखेगी। वापसी के रास्ते में लड़की ने कहा कि चलो साथ में खाना खाते हैं। हालांकि उसे पता था कि यह ऑफर उसके लिए ज्यादा आकर्षक नहीं था। सारा ने बताया कि वो कुछ बातें करना चाहती है जो पहले नहीं कर पाई थी, और साफ कर दिया कि उसका मतलब सगाई तोड़ने का था। वे एक रेस्टोरेंट गए जहां उसने सीधे मुद्दे पर आना ही बेहतर समझा, और उसने पूछा कि चा ने उससे शादी करने का फैसला करते वक्त क्या चाहा था। उसने वादा किया कि वह उसे वो सब देगी जो वह चाहता है, ये सोचकर कि कोई न कोई वजह जरूर रही होगी जिसने उसे उसकी जैसी सख्त लड़की के साथ जुड़ने पर मजबूर किया। साथ ही उसे पता था कि उसका कंपनी गंग गैंग कमजोर नींद पर खड़ा है, जो कि एक गली के पीछे की लोन ऑपरेशन से शुरू हुआ था। तो उसके लिए उससे शादी करना कोई मामूली बात नहीं हो सकती, जबकि उसके लिए ये सगाई बस एक पल की बात थी। फिर भी लड़की ये समझ नहीं पाई कि चा शिनसेरा से सगाई क्यों बनाए रखना चाहता है, जिसे वह साफ तौर पर पसंद नहीं करता। चा को तो शांति पसंद है, और शांत और नियंत्रण में, लेकिन अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने एक सहायक कंपनी बनाई जिसका नाम ल्यूमेंचे रखा। ल्यूमेंचे ने जबरदस्त विकास दिखाया, गिमांग की शाखाओं को एक के बाद एक अपने में समा लिया। सारा गुमांग ग्रुप के चेयरमैन के पोते की दीवानी थी, और वहां हर कोई इस शादी को लेकर उत्सुक था, क्योंकि सबको लगता था कि ये दोनों के लिए फायदे की बात होगी। शिन सारा ने बस लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस ल्यूमेंचे को ट्रांसफर करने का ऑफर दिया, जो सगाई तोड़ने के लिए एक अच्छा विदाई तोहफा माना जाता।
चाच को ये आइडिया ठीक लगा, लेकिन वह जानता था ये बस मन ही मन की ख्वाहिश थी, कुछ ऐसा जो कभी सच में हो ही नहीं सकता। वैसे भी वो तो सिर्फ जियांग वान ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है, कंपनी के अंदर उसका ज्यादा असली असर नहीं है। संगीत, और सुनो, उसने इस शादी के जरिए ली राउंड को खुद ही चतुराई से मात दे दी, क्योंकि उसके पास ली जैसी काबिलियत नहीं है। संगीत, सारा ने समझ लिया कि उसे लगा वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, और जब कुछ उसे चुभता है तो वो खुद को काबू में रखती है ताकि गुस्सा न निकले। उसने यानू को बताया कि उनके बीच अभी भी भरोसे की कमी थी, इसलिए उसने महसूस किया कि उसे कुछ बताना जरूरी है। उसने बताया कि सूनन ऑडिट टीम जल्द ही एक फेयर ट्रेड डायग्नोस्टिक करेगी। ये टीम सीधे चेयरमैन को रिपोर्ट करती है, और ली राउंड इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ऑडिट के बाद बोली लगाने की जंग होगी, जिसमें सारा पूरी तरह से एलिमेंट का समर्थन कर सकती है, और उसने उसे याद दिलाया कि वो चेयरमैन शिन की बेटी है, इसलिए चौ को उससे शादी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वह वसीयत पा सकता है, और बिजनेस के मुनाफे बहुत बड़े होंगे। संगीत, चा ने बहस नहीं की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसने पहले उससे शादी करने का क्यों कहा था, और अब अचानक उसने अपना मन क्यों बदल लिया है। उसने सादा सा जवाब दिया। अब उसे उससे प्यार नहीं रहा, क्योंकि वह अपनी मंगेतर को नजरअंदाज कर रहा है और उससे बचता रहता है। ऊपर से वह असंवेदनशील, एक तरफा और दिखावे के लिए बहाना बनाता रहा है। चा की अहंकार हमेशा उसे शिनसरा से आगे निकलने पर मजबूर करती थी, इसलिए वह लगातार बहस करता रहता था, और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके बाद उसने रिश्ता खत्म करने का सुझाव दिया। अगर जय यंग को और कुछ में दिलचस्पी नहीं थी, तो बात वहीं खत्म हो जाती। सारा शनिवार को उस चुप लड़की से मिली और उसे इनवाइट देने के लिए धन्यवाद कहा। यहाँ थोड़ी शोर थी, और हान दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए थोड़ा अलग माहौल पसंद करता। फिर भी आसपास के लोग खुश नजर आ रहे थे, और लड़कियां एक ऐसे टेबल पर बैठ गईं जहां और दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ये उनकी पहली प्लान मीटिंग थी, लेकिन सारा देख सकती थी कि वे अभी भी थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी से क्योंग कुछ और साथियों के साथ आ गया। दोस्तों और सारा ने तुरंत ही दिखावा किया कि वह आई है, तो बहुत खुशी हुई। अब हान को पता चल गया कि सेयोंग कैसी इंसान है, क्योंकि वह उसके चेहरे को आसानी से पढ़ सकता था, और अभी सेयोंग काफी गुस्से में थी। ली ने सच में पूछा कि सारा आई क्यों, ये याद दिलाते हुए कि वह इतनी व्यस्त है कि बात भी नहीं कर पाती। सेयोंग ने ये भी कहा कि वह सच में उससे बात करना चाहती थी, लेकिन जब उसने फोन किया तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर वह ये जानना चाहती थी कि सारा से किसने संपर्क किया था, लेकिन लड़कियां बस चुप हो गईं। लेकिन शिन सारा ने कबूल किया। वो आना चाहती थी, इसलिए खुद पता पूछा, और बस उसे एक ब्रेक चाहिए था। सारा सीधे ली से निमंत्रण स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ आ गया कि ली ने उसकी काम की इज्जत करते हुए उसे बाहर बुलाना ठीक नहीं समझा। उसने ये भी बताया कि अब काम थोड़ा ठंडा पड़ गया है, और उसकी थोड़ी याददाश्त की समस्या भी ठीक हो गई है। सारा ने दूसरों को बताया कि ये सब ज्यादा काम करने की वजह से हुआ था। वो बेहोश हो गई थी और उस वक्त अपना सिर जोर से ठोकर मारा था। उसे अपनी माँ तक पहचान नहीं आई थी। शुरुआत में वो कुछ दिन आउटपेशेंट में रही, लेकिन अब ठीक है। वैसे भी वहाँ सेक्रेटरी बेक और ली राव हैं, और उसके आसपास बहुत लोग हैं जो उसकी मदद करने को तैयार हैं। अचानक सेयोंग ने माना कि उसे ली राव के साथ उसकी दोस्ती के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वे प्राइवेट पार्टी में झगड़ गए थे जब वह सारा के पीछे पड़ा था। किसी को याद आया कि वही पार्टी थी जहां सेक्योंग को लगभग चाकू मारा गया था, और जाहिर है कि सबको इसके बारे में पता नहीं था। लियांग ने तुरंत ही शर्मिंदा सा चेहरा बना लिया, लेकिन उसने कहा कि वह खुश है कि अब सारा और आयरन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। और गैलरी की ओपनिंग पर तो ऐसा लग रहा था कि वह और चाचे योंग फिर से अच्छे रिश्तों में हैं। सोंगयोंग ने भी देखा कि सारा लड़कों के साथ जल्दी ही घुल मिल जाती है, और सारा बस मुस्कुरा दी। उसे याद भी नहीं था कि रोवून या चा के साथ कभी कोई मनमुटाव था। हाँ, उस घटना के बाद उसका भाई तो उसके लिए कार भी भेजा था। वे लोग काफी करीब हैं। बस कभी कभी सार्वजनिक जगह पर तकरार कर लेते हैं, लेकिन घर जाकर सब ठीक कर लेते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हुए। सब। लेकिन अगर शिन सारा को पता होता कि कोई उसकी जिंदगी में इतना इन्वेस्टेड है, तो वो शायद अपने कदम संभालती। वैसे भी उसकी रून के साथ लड़ाइयाँ भाई बहन की झगड़े जैसी हैं, और चा के साथ तो बस प्यारी लगती हैं जब वे टकराते हैं, जैसे बस फ्लर्ट कर रहे हों। वो शांत लड़की मान गई कि उसे ये सोचकर मुश्किल होता था कि वे साथ नहीं निभाएंगे।
खासकर जब उसने सारा के मंगेतर को खुद देखा था और उसे शांत और दयालु पाया था। सारा ने भी माना कि चाव एक शांत स्वभाव का लड़का है और कभी अपनी आवाज नहीं उठाता, भले ही वे बहस कर रहे हों। उसने भी उसने माना कि उसका मंगेतर बहुत ही हैंडसम है और उसे पसंद है जब लोग उसकी तारीफ करते हैं। हान ये दिखाना चाहता था कि कैसे स्योग्योंग की पहले की बातें सारा की बदनाम होने में वजह बनी। और जब भी संवेदनशील सारा उससे बहस करती तो ऐसा लगता था कि सियोंग ही सच बोल रहा था। तो उपाध्यक्ष बेवजह की आलोचनाओं का सामना कर रही थी और अब वो ली से अपनी निजी जिंदगी के बारे में सच बताने को कह रही है। वो उसने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन सारा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुनना चाहती थी जो वापस आ चुका है। तस्वीर में साफ लिखा था कि ये डायरेक्टर चो जोंगवान है। कुछ लड़कियों को तो ये भी पता नहीं था कि लियोन डेटिंग कर रहा है, और सारा ने बताया कि वही कंपनी का डायरेक्टर है जिससे सनवान अभी पार्टनरशिप कर रहा है। शिनसेरा ने माना कि वे हाल ही में बात कर रहे थे और उसने देखा कि सुन्योंग की 2 गर्लफ्रेंड्स चुप हो गईं। लेकिन उनमें से एक ने आखिरकार पूछा कि वह उसके बारे में क्या सोचती है, तो उसने उसके लुक्स का जोरदार बखान शुरू कर दिया, जैसे कि वह कितना हॉट है। अचानक सुन्योंग बोला कि वह उसकी फियोंसे वो बस छुपा रही थी ताकि बाद में दोस्तों को सगाई की पार्टी से सरप्राइज दे सके। फिर उसने माना कि उसे बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी लव लाइफ ऐसे सबके सामने आ गई। सारा तो सच में हैरान थी और ली बार बार शर्माते हुए बताती रही कि उसके दोस्त वैसे भी तो आखिरकार पता ही कर ही लेते। फिर उसने कहा कि वो वीपी शिन सारा की आदत है कि जो भी मन में आता है बिना रोक टोक कह देती है। उस मुलाकात के बाद वो घर लौटी तो पूरी तरह थकी हुई महसूस कर रही थी। बातचीत हो रही थी, असल में तो उसका मकसद था अपनी सोच को चौड़ा करना और अपनी छवि निखारना। लेकिन ये सब बस ली सुनक्योंग के साथ झगड़े में बदल गया। फिर भी उसे मजा आया क्योंकि पहली बार उसने सच में कुछ असली यानी दोस्ताना कनेक्शन बनाए थे। सारा जानती थी कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया था, लेकिन शराब इतनी बढ़िया थी कि उसने एक से ज्यादा पी लिए। सिर्फ कल रात का ही नहीं, अब भी वो लड़खड़ा रही थी क्योंकि अभी भी नशे में थी और सीढ़ियों पर लगभग गिरने ही वाली थी। ऊपर से उसने लगभग सिर भी ठोकर मार दिया था। वो खुद को तेज कोने पर गिरते गिरते बचा रही थी, हाथ से मुश्किल से संभाली। हान को पता था कि जब भी वो ज्यादा पीती है हमेशा किसी परेशानी में फंस जाती है, और इस बार दिल का दौरा नहीं पड़ा, लेकिन करीब करीब मर ही गई थी। वो कुछ देर सीढ़ियों पर पड़ी रही, ब्रह्मांड के बारे में सोचती रही। तभी उसका भाई उसे ढूंढ निकला। वो सोच रहा था कि ये ऐसे क्यों पड़ी है। फिर उसने समझा कि शायद कल रात उसने खूब मस्ती की थी। रोहून ने अपनी बहन को आवाज लगाई, लेकिन उसने बस बड़बड़ाना शुरू कर दिया और उंगलियां हिलाने लगी। जैसे लड़कियां नशे में होती हैं वैसे ही उसने भी किया। फिर उसे जिज्ञासा हुई कि घर में इतने सारे सीढ़ियां क्यों हैं, और उसने समझा कि उसके कमरे तक पहुंचने में उसे काफी वक्त लगेगा। उस लड़के को अब और पक्का यकीन हो गया कि उसने बहुत ज्यादा पी लिया है, और उसने हिचकी ली और टलमटोला कर बोली। ना तो उसने इनकार किया और तुरंत उसे उठाकर उसके कमरे तक ले गया, क्योंकि अगर चेयरमैन और उसकी पत्नी उसे देख लेते तो उसे फटकार पड़ती। सारा बताती है कि वह घबराने पर नशे में हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसके भाई को क्यों डांटा गया। वो वैसे भी आरोन उससे नफरत करता है और चेयरमैन उसकी तरफदारी करता है, फिर भी वो बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। वो आदमी किसी तरह अपनी बहन को उसके कमरे के दरवाजे तक ले गया और वो मुश्किल से खड़ी हो पाती थी। उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसने उसकी शराबी बड़बड़ाहट समझ नहीं पाई। फिर उसने समझाया कि उसे उसे बिस्तर तक ले जाना चाहिए। सारा ने माना कि उसे बहुत नींद आ रही है और वो वहीं फर्श पर बेहोश हो सकती है। आरोन ने उसकी बात मान ली और उसका शरीर बिस्तर पर फेंक दिया, एक आलू के बोरे की तरह। उम्मीद कर रही थी कि वो आखिरकार उससे चुपचाप दूर हो जाएगी, लेकिन फिर अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया और इतनी नज़दीक खींच लिया कि उसे कुछ बिल्कुल गलत ख्याल आने लगे। लेकिन शिनसर जानना चाहता था कि ली सेयोंग के साथ उसकी कितनी नज़दीकी है, क्योंकि वो मीटिंग में ऐसे दिख रही थी जैसे उसे अच्छे से जानती हो। लड़के ने माना कि उसने उसका चेहरा तो पहचान लिया था, लेकिन कभी असल में उससे बात नहीं की, जो सारा को हैरानी हुई क्योंकि ली कह रही थी कि वो उसे अच्छी तरह जानती है। फिर शिनसर ने धीरे से कहा कि उसे सब कुछ पता है, जिससे आरोन काफी उलझन में था। उसने अपनी बहन से पूछा कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आज उससे कोई काम की बात नहीं निकलने वाली। कुछ दिन बाद लियजी यान सारा से मिलने आई। उसे भविष्य में वाइस प्रेसिडेंट की मदद करनी थी।
सारा ने बताया कि वो ज्यादातर सचिवीय काम करेगी और कहा कि दोनों को अच्छे से काम करना चाहिए। लड़की खुश थी कि उसे एक बढ़िया असिस्टेंट मिला है और तभी से सारा का काम काफी ज्यादा तंग कर देने वाला हो गया। लेकिन आगे कई महीने बहुत ज्यादा तनाव वाले होने वाले थे, क्योंकि एक आलसी नायक को भी अपनी आजादी पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। सारा ने चाजन वू से अपनी सगाई तोड़ दी, लेकिन अब उसे घर की हालात संभालने के लिए रोवन को काबू में रखना होगा। तभी अचानक चो जंग डब्ल्यू उसके सामने आ गया और देखा कि वो हमेशा वाली ताज़ा ब्रूड वाली कॉफ़ी की जगह कैन वाली कॉफ़ी पी रही है। उसे लगा कि वो किसी बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। इसलिए उसने सोचा कि सबसे बढ़िया होगा कि उसे पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल दे और नज़रअंदाज कर दे। उसने माना कि वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ऑफिस में उसने महसूस किया कि वो जानबूझकर उससे बच रही थी। फिर उसे याद आया कि पार्टी में वो चोटिल हो गई थी। तो उसने पूछा कि वो कैसी है और ईमानदारी से कहा कि वो उसकी चिंता कर रहा था। सारा ने देखा कि वो पूरी तरह लियोंग के स्टाइल का था। दोनों की बात करने का तरीका भी एक जैसा था, लेकिन उसने उसकी चिंता के लिए धन्यवाद कहा। फिर सारा ने कहा कि चोट इतनी भी गंभीर नहीं थी कि चिंता की जाए और बोली कि वो बस इस बात को भूल जाए। वो जाने लगी, लेकिन अचानक उसने उसका कंधा पकड़ लिया, जिससे सारा पूरी तरह घबरा गई। जो जानना चाहता था कि वो उससे क्यों बच रही है, लेकिन सारा सोच रही थी कि बात कार के बारे में है। बोली कि वो उसकी सेक्रेटरी से बात करे। जॉन ने बताया कि उसे सेक्रेटरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके पास उससे कुछ खास बात करनी थी और फिर सीधे सीधे उससे डेट पर जाने को कहा। सारा ने पूछा, ये अचानक क्या हो गया? जॉन ने कबूल किया कि उसे सच में उससे बहुत पसंद है और उसे कहीं घुमाने ले जाने की पेशकश की। सारा तो हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। लेकिन उसने साफ कहा कि उसे पहली बार मिलने से ही जॉन पसंद नहीं आया था। वैसे भी वो सगाईशुदा है और वो हर दिन अपने मंगेतर के साथ बिताती है, तो उसके पास दूसरे लड़कों से मिलने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी उपाध्यक्ष ने सुना कि वो लियांग क्योंग के साथ सगाई में है और वो अपनी दोस्त के मंगेतर के साथ डेट पर नहीं जाएगी। सारा कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे उसकी दोस्त नाराज हो। इसलिए उसने उसे कहा कि डेट की बात करना छोड़ दे। वो अपने ऑफिस चली गई, जिससे जो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे तो ये लियांग वाली सगाई की बात बिल्कुल नहीं लगी। बाद में सारा राउंड से मिली और उसे जो जगह मिली थी वो बहुत खूबसूरत लगी। साथ ही वो खुश थी कि उसका भाई मान गया आने के लिए। थोड़ा पहले उसने देखा कि वो लंच को जाने वाला था और सुझाया कि कोई रेस्टोरेंट चलते हैं, क्योंकि कैंटीन से अब बोर हो गए हैं। जो कर्मचारी ये देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने दोनों को साथ लंच पर जाते देखा। टेबल पर वो लड़का थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। सारा ने पूछा कि क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि वो सोच रहा था कि उसकी बहन को कोरियन खाना कितना पसंद है, और उसने बताया कि उसकी हादसे के बाद स्वाद थोड़ा बदल गया था। शिन को ये बात हैरानी हुई, क्योंकि सारा को पहले कोरियन खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रुवून ने भी माना कि ये अजीब था कि अब वो उसके साथ डिनर कर रहा था, और उसने कबूल किया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी उसे अचानक याद आया कि जब उसकी अपनी माँ शराब पी रही थी, तो उसने देखा था कि आयरन कहीं से देर से घर आ रहा था। आयरन ने बताया था कि वो पार्ट टाइम काम कर रहा था, लेकिन उसकी माँ नहीं समझ पाई कि इतनी कम उम्र में कोई कहाँ काम कर सकता है। माँ को लगता था कि ऑन झूठ बोल रहा है और बहाने बना रहा है वापस नहीं आने के लिए। उसे लगता था कि वो भी अपने पापा की तरह उसे छोड़ना चाहता है और अपनी माँ का भी मजाक उड़ा रहा है। उसने उसे अकेले पाला, सब कुछ छोड़कर, और अगर वो नहीं होता तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बुरी होती। फिर उसने उस पर बोतल फेंकी, लेकिन लड़का दरवाजे के पीछे छिप गया और वो चिल्लाई, क्यों उसकी नहीं सुनता। कुछ समय बाद उसकी माँ का निधन हो गया। उसने सुना था कि वो एक अनजानी अभिनेत्री थी और उसे नहीं पता था। पता नहीं था कि उसका पिता कौन था। जब वे उस अपार्टमेंट में रहने लगे थे, तो पड़ोसियों ने सिर्फ इस बच्चे और उसकी माँ को देखा था। लेकिन फिर वो माँ चली गई और अब बच्चा पूरी तरह अकेला था। लोग इस बच्चे पर दया करते थे, जो अभी स्कूल में था, और उसकी माँ ने उसे सिर्फ एक अलविदा पत्र छोड़कर गई थी। उस पत्र में उसने सच छुपाने के लिए माफी मांगी थी और कबूल किया था कि उसका पिता सैनान ग्रुप के चेयरमैन युंग इल्ताई हैं। वह उसे तुरंत नहीं बता सकी थी, क्योंकि उसे डर था कि वह उसे छोड़ देगा, और अब वह उससे अपने कहे हुए को वापस लेने को कह रही थी। वो सच में उसका हक था। उसके बाद एरोन चेयरमैन सनन के पास गया।
उन्हें अपनी माँ का खत दिखाया और सब कुछ बता दिया। चेयरमैन शिन ने बच्चे से ऊपर देखने को कहा। उन्होंने उस पर विश्वास किया क्योंकि वो योंग इल्ताई से बिल्कुल मिलता जुलता था। बस ऐसे ही उस लड़के की जिंदगी बदल गई और उसे तुरंत एक बड़े महल में ले जाया गया जहां वो रहने वाला था। रुना खुश था कि लड़के की मौत के बाद भी चेयरमैन ने उसे बाहर नहीं किया, बल्कि खुले दिल से उसका स्वागत किया। अब तो वो विदेशी कार भी चला रहा था, एक कार जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था, और उसके पास अपनी खुद की सुरक्षा थी। हवेली बहुत बड़ी थी, इतनी कि पता ही नहीं चलता था कि जमीन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म। फिर उसे चेयरमैन शिन के परिवार से मिलवाया गया और इससे उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट-पुलट हो गई। सन ने अपने पति को डांटा, कहा कि चेयरमैन यंग का एक बच्चा था और अब वो उसे ऐसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। शिन ने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपनी बातों का ध्यान रखे, उसने सब कुछ सोच समझकर किया है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। वह जोर देकर कहा कि अगर वो अच्छा आदमी बनने की सोचता है, तो डायरेक्टर पीक बच्चे पे नजर रख सकता है। बेटे को समझ नहीं आया कि उसे वो बंदा अपने घर क्यों लाना पड़ रहा था, जहां उनकी बेटी रहती थी। लेकिन शिन को कोई दिक्कत नहीं दिखी। उसने कहा कि उनके पास काफी जगह है। उसकी पत्नी अभी भी नाराज थी कि जैसे ही रोवन की मां का देहांत हुआ, वो बंदा अचानक उनकी जिंदगी में आ गया। उसे वो आदमी मुसीबत वाला लगा, बुरा असर डालने वाला, और उसने सोचा कि शायद बाद में उन्हें इसका पछतावा होगा। लेकिन शिन को पता था कि सब जानते थे कि वो चेयरमैन जे का बेटा है, तो उसकी विरासत पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी पत्नी बार बार बहस करती रही, कह रही थी कि उसने उससे इस बारे में बात तक नहीं की और यही असली मसला था। शिन ने उसे फिर से कहा कि इसे छोड़ दे, बच्चों के सामने कोई ड्रामा मत कर और बस शांत हो जाओ। ये सुनकर सोन हैरान रह गई क्योंकि उसका पति पहले ही उस अनाथ बच्चे को अपने बेटे की तरह समझ रहा था और अब ये जिम्मेदारी भी उस पर डाल रहा था। धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा शांत हुआ और आरोन स्कूल में अच्छा कर रहा था, जिससे चेयरमैन खुश हुए। शिन ने भी कहा वह लड़का बिना हिचकिचाए पूछ सकता था अगर उसे स्कूल के लिए कुछ चाहिए होता, और उसने अपनी बेटी से कहा कि वो रोन की तरह बने। लेकिन शिन की बेटी सारा के लिए ये मुश्किल था क्योंकि वह अपनी माँ जैसी ही थी, खूबसूरत जरूर, लेकिन ज्यादा तेज नहीं, और उसकी माँ ने उसे ये बात कहने पर खूब डांटा। चेयरमैन शिन का घर आयरन को बड़ा और साफ सुथरा लगा। हर चीज चमक रही थी और वहां बहुत सुकून था। ये घर उस जगह से बिल्कुल अलग था जहां वह अपनी माँ के साथ रहता था, और उसे पता था कि वह यहाँ का नहीं है, लेकिन वह वहां रहना चाहता था क्योंकि अगर वो हमेशा वहीं रहता तो कोई भी अजीब नहीं समझता। अगर वो शिन परिवार के साथ रहता, फिर रोवोन भी उनके जैसा ही बन जाएगा, वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा। कुछ समय बाद उसे मैसेज आया कि वो नए कर्मचारियों की इंटरव्यू पास कर गया है। शिन को पता चला, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ। बस उसे यकीन नहीं हुआ कि रोवून इतनी मेहनत छुपकर कर रहा था और कुछ नहीं बता रहा था। रोवून ने माफी मांगी कि कंपनी ज्वाइन करने की बात पहले नहीं बताई। बस वो थोड़ा परेशान था, शायद वो पक्का नहीं हो पाएगा। लेकिन चेयरमैन को ये बात अच्छी लगी क्योंकि उस बंदे ने बिना किसी पर भरोसा किए खुद ही सब कुछ किया था। इसके बाद शिन ने उसे कहा कि अच्छा काम करते रहो और कहा कि उसे उस पर गर्व है जो उसने किया है। उस पल जब उसकी मेहनत की तारीफ हुई, आरोन ने अपने अतीत को भुला दिया और महसूस किया कि वो शिन परिवार का हिस्सा है। अब वो चेयरमैन शिन के परिवार का सदस्य था, जिसे लेने में कोई शर्म नहीं थी। लेकिन इसके अलावा शिन परिवार के साथ कुछ परेशानी भी उठने लगी थी। सारा, जो पहली दिन से उसे नफरत करती थी, और जब उपाध्यक्ष बनने का वक्त आया तो वो लड़की पूरी तरह पागल हो गई। कहने लगी कि उसे ये पद नहीं मिलना चाहिए। उसने उसे काफी जोर से मार भी डाला और चिल्लाई कि वो सब कुछ वापस लेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। सारा बिल्कुल बेकाबू हो गई, एक कुर्सी पकड़ ली और उसे सचमुच मारने ही वाली थी। लेकिन उसने अचानक उसे पकड़ लिया और कुर्सी दूर फेंक दी। उसने कहा कि रुक जाओ और समझाया कि उसका ये व्यवहार गलत है, लेकिन वो लड़ती रही। लड़की लगातार लड़ती रही, कह रही थी कि रोहन बिल्कुल उसकी माँ जैसा है और कहना शुरू कर दिया कि उसे पहले ही उससे छुटकारा पा लेना चाहिए था। तभी बेटा कमरे में आया। ये नज़ारा देखकर चिंता में पड़ गया और वजह पूछी। उसे पता था कि उसकी बेटी गुस्सा होने वाली है, लेकिन अभी उसने नौकर से कहा कि गंदगी साफ कर दे। फिर उसने रोवन की तरफ देखा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, और साफ कर दिया कि उसे ये बड़ा मामला नहीं लग रहा। फिर उसने अपनी बेटी से पूछताछ शुरू कर दी कि वो दीवार पर चीजें क्यों फेंक रही है, पूरी तरह से रोवान की अनदेखी करते हुए।
वो जानता था कि चेयरमैन की पत्नी भी उससे नफरत करती है, लेकिन इसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकता था। कम से कम काम में सब ठीक चल रहा था और उसे चेयरमैन शिन से अक्सर तारीफ मिलती थी। लेकिन एक दिन शिन ने उसके पट्टे लगे हाथ को देखकर पूछा कि क्या वो उसकी बेटी में दिलचस्पी रखता है। वो शाम रोवान अपनी तरह से वापस आया इस बड़े और साफ सुथरे घर में, लेकिन जैसे कि उस तंग फ्लैट में था, यहाँ भी उसकी जगह सीमित थी। ये सारी यादें उसकी आंखों के सामने तेजी से गुजर गईं जब वह शिन सारा के साथ डिनर किया, जिसने देखा कि वो कुछ भी खा नहीं रहा था। उसने बताया कि वो पहले ही खाना खा चुका था और सारा खुश थी कि आखिरकार वे सही से बाहर जाकर खाना खा पाए। उसने ये भी माना कि ऑफिस में बैठते हुए उसे कुछ बातें दिखने लगी हैं, लेकिन ये बात रोवन को काफी हैरान कर गई। उसने पहले कभी कुछ महसूस नहीं किया था। लेकिन सारा तुरंत अपनी बात सुधार गई, समझते हुए कि वो बिना सोचे बोल गई थी। फिर उसने सुझाव दिया कि वे वापस चलें, लेकिन आयरन को कहीं जल्दी नहीं लग रही थी। उसके पीछे चलो। असल में उसने उसे दोपहर के खाने पर बुलाया था, ये देखने के लिए कि उनके बीच अभी भी कोई अजीबपन तो नहीं है। रान को इसकी कोई खास परवाह नहीं थी और उसे उसके लिए थोड़ी सहानुभूति भी हुई। लेकिन अब काम करने का वक्त था। फिर ली जी ने उसे दस्तावेज ला कर दिए और उपाध्यक्ष ने उसकी असिस्टेंट की तारीफ की कि उसने अच्छा काम किया। अब वह यान पर भरोसा कर सकती थी, क्योंकि उसने बताया था कि ली दर्द के बावजूद काम क्यों करता रहा। सोमवार ऑडिट ग्रुप ने एक निष्पक्ष बोली प्रक्रिया की घोषणा की और रान ने आयरिस कंपनी का समर्थन करने की योजना बनाई। वह इस्तेमाल करना चाहता था। ऑडिट के बाद होने वाली नीलामी में वारिस लड़ाई में उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। मामला ये था कि कुछ गड़बड़ हो रही थी और इतनी साफ साफ कि ऑडिट टीम भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। अब ये जानकारी हाथ में आते ही शिंसा असली काम में लग गया। लेकिन कुछ दिन बाद लड़की को समझ आ गया कि सब कुछ आसान नहीं रहता। परेशानी साफ नजर आ रही थी। मीटिंग में बिक्री प्रक्रिया में नए मॉडलिंग तरीके लागू करने का एक प्रस्ताव लिखित में पेश किया गया। जो वान था, जो इन नवाचारों के साथ आया था, वो मीटिंग में अपनी आइडियाज पेश करने आया था। उसने बताया कि अभी सैन वन प्रोडक्ट्स डिस्काउंट की रकम जिम्मेदार व्यक्ति पर छोड़ देता है, लेकिन अगर वे एआई मॉडलिंग तरीके अपनाएं, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। पूरे मीटिंग के दौरान जो लगातार शिनसर को घूरता रहा, जो उसे काफी चुभ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मीटिंग के बाद उसने धीरे से कहा कि उसने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी सूरत में छेद कर दिया हो, और आसपास लोग भी बहुत थे। कहीं से इस लड़के ने सिर्फ उसी पर ध्यान दिया और अब अचानक वो हॉलवे में उससे भिड़ गया। सारा मुश्किल से खुद को रोक रही थी कि उसे थप्पड़ न मार दे, और फिर उसमें हिम्मत हुई अकेले बात करने को कहने की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारा अभी भी उससे क्यों बच रही है, और सारा ने उसे याद दिलाया कि वो काम के अलावा उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहती। सारा ने साफ कहा कि ये एक बार का मसला है और जल्दी से जो कहना है बोल दे। उसने वही पुरानी लाइन मारी, चलो डेट पर घूमते हैं, अपनी कार लेकर कुछ खा ले। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने बिल्कुल वही बात दोहराई, शब्द दर शब्द, और उसने उसे याद दिलाया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी वो इस वक्त बहुत व्यस्त है, काम में डूबी हुई है, और सच कहूं तो उससे बहस करने का मन नहीं है। तभी चो ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि वो हर किसी से माफी मांगती फिर रही है, अपने किए हुए गलतियों को सुधार रही है। वो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है, तो उसने बताया कि वो टूटी हुई दरवाजे के लिए कुछ मुआवजा चाहता है। सारा गुस्से में आकर बोली, सेक्रेटरी से बात करो। लेकिन चो को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। उसने उससे कहा कि काम के बाद मुझसे बात करना, तब मैं डैश कैम का फुटेज दे दूंगा। ऑफिस जाते वक्त सारा उसके लिए चुपचाप गालियां दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि बाद में घर पर ओवरटाइम करना पड़ेगा और उसकी कॉल का इंतजार भी करना होगा। दिन के आखिर में जब वो पार्किंग लॉट में गई, तो वो जिद्दी बेवकूफ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और उससे कहा कि उसकी कार में बैठ जाओ। लेकिन फिर उसने देखा कि ये जिस कार पर उसने अपने जज्बात निकाले थे, जो ने माना कि उसने नई कार खरीदी है, बताया कि सारा खुद उसे कार खरीदना चाहती थी और उसे सिर्फ सुंदर गाड़ी चलाना पसंद है। फिर उसने ये भी बताया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट उसके साथ गए, तो वो उसे डैश कैम दे देगा। ग्रेटर देन म्यूजिक, ग्रेटर देन वे एक छोटे से पुल पर पार्क गए, जहां से नज़ारा वाकई शानदार था, बिल्कुल वैसे जैसा चो ने वादा किया था। फिर उसने बताया कि ऑब्जर्वेटरी के ठीक पास एक रेस्टोरेंट है जहां आज कम लोग हैं क्योंकि ये वीकडे है। सारा ने ये भी देखा कि उनके अलावा इस जगह कोई और नहीं था, और जांग वान ने देखा कि इससे उसे थोड़ी शर्म आ रही थी।
लड़की समझ नहीं पा रही थी कि लोग इतने जिज्ञासु क्यों होते हैं, जबकि वह बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। उसने चिल्लाते हुए वो सारी चीजें गिनानी शुरू कर दी जो वह करना चाहती थी, जिससे जो हैरानी से उसे देखने लगा। सारा ने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि वह कैसे जीती है, ये उसकी जिंदगी है, और उसे समझ नहीं आता कि लोग दूसरों की जिंदगी में इतना क्यों दिलचस्पी लेते हैं। फिर वह थोड़ी शांत हो गई, गहरी सांस ली और जोर जोर से हंसने लगी, बताती हुई कि उसने अपना सारा तनाव निकाल दिया है। जो बस उसे देखता रहा, पूरी तरह से उलझन में कि अभी क्या हुआ, और उसने समझाया कि उसे बस थोड़ी देर जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत थी। अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है, और माना कि ये जगह वाकई में काफी अच्छी है। फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, सारा ने पूछा कि वो रेस्टोरेंट कहाँ है जिसके बारे में जो बात कर रहा था, और डैश कैम के बारे में याद दिलाया। उसे इधर उधर देखते हुए युंगवान समझ गया कि वह मजा आ गया, और उसे पता था कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रेस्टोरेंट बहुत आरामदायक था, और सबसे पहले उसने 2 गिलास पानी मांगे। चो ने सोचा शायद उसे शराब पसंद नहीं, लेकिन उसने बताया कि वो ड्राइव कर रहे हैं और बाद में दुर्घटना होना सही नहीं होगा। लड़के ने माना कि वो इस बात को भूल गया था। वो बस सोच रहा था कि सारा के साथ एक ड्रिंक लेना मजेदार होगा। सारा अभी भी समझ नहीं पाई कि उसे उसके साथ ड्रिंक क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका पहला और आखिरी डिनर था। वो उसे फिर से मिलने का कोई इरादा नहीं रखती थी, व्यक्तिगत वजहों से, और उसे ये सब करना पड़ा सिर्फ डैश कैम की वजह से। लेकिन जो सोच रहा था कि अगर कभी फिर ऐसी कोई बात हुई तो क्या वे फिर से मिल सकते हैं। सारा जानती थी कि शुरुआत थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रही, पर उसने उसे उस रेस्टोरेंट ले गई और उसने सच में खुलकर मस्ती की। उसने तो उसका शुक्रिया भी अदा किया मजे के लिए, लेकिन यंग वान को लगा कि वो काफी ज्यादा इंटेंस है। वो उसे शुरू से ही पता था जब उसने उसकी कार को मारा था, लेकिन फिर भी जब उसने उसे पुल पर चिल्लाते सुना तो हैरान रह गया। सारा ने माना कि उसे भी कभी कभी दिक्कत होती है। कभी कभी वो खुद को समझने की कोशिश करती थी, और उसे कुछ शक के पल भी आते थे। खाने के बाद शिन सारा जाने ही वाली थी। जो ने उसे गाड़ी ऑफर की, लेकिन उसने मना कर दिया। वीपी अपने ड्राइवर को कॉल करने ही वाला था कि अचानक दोनों ने एक परिचित आवाज सुनी। म्यूजिक उनके सामने खड़ा था ली शॉन गिलोंग, हैरान और आहत, सोच रहा था कि जो सारा के साथ क्यों है। सारा को लगा जैसे ली ने इस लड़के को धोखा देते पकड़ लिया हो, और वो पूछताछ कर रहा था कि क्या वे साथ में बाहर शराब पी रहे थे। वीपी ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं। समझ तो आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अचानक जो ने बोल दिया कि वे सच में थे। अब सारा पूरी तरह से हैरान हो गई, और उसने जोर देकर पूछा कि वो पागल क्यों बात कर रहा है। गुस्से में उसने उसका कंधा तक पकड़ लिया, लेकिन सयोंग ने फिर से गलत समझ लिया और भी ज्यादा मायूस हो गया। ली तो रो पड़ा, ये सोचकर कि लोग उससे ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं, और सारा इस अचानक हुए नाटक से हैरान रह गई। शिन ने समझाना शुरू किया कि सॉन्ग ने सब कुछ गलत समझ लिया है, बस इतना ही। उसने डायरेक्टर चो को थोड़ी परेशानी में डाल दिया था। उसने फिर से भरोसा दिलाया कि वे शराब नहीं पी रहे थे और अलग अलग कारों में घर जा रहे थे। लेकिन तभी जो ने बीच में कूदने का मन बनाया। उसे ये जानने की जिज्ञासा हुई कि उसका सियोंग योंग के साथ क्या रिश्ता है, और वह बिल्कुल उलझन में ठिठक गई, बिल्कुल वीपी की तरह। सारा तो बस एक पागल लड़का और लड़की के बीच पागलपन भरी स्थिति देख रही थी, और वह उसी बीच फंसी हुई थी। फिर उसने बताया कि वह बस घर जा रही है क्योंकि चाहे वह कितना भी समझाए, उनमें से कोई भी समझ नहीं रहा था, सुन रही थी। और अगर वो यहीं रुकी तो ये गलतफहमी और बढ़ जाती। इसके बाद वो बाहर निकलने लगी। अचानक चुने उसे पीछा करने का मन बना लिया, लेकिन सियोंग योंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। वह लड़का बस उसे धकेलता हुआ बोला कि बाद में बात करेंगे, और उसे उसकी भावनाओं के साथ अकेला छोड़ गया। सारा इस हालात को कोस रही थी, जानते हुए कि उसे तुरंत इस लड़के से दूरी बनानी होगी। वह लिफ्ट में नीचे जाने वाली थी कि किसी की उंगलियां फंस गईं। दरवाजे बंद हो रहे थे। दरवाजे फिसलते हुए खुले, और जो वहां खड़ा था, सारा तुरंत चिल्लाई, समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उसके साथ लिफ्ट में क्यों आया। उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसने सिकोंग को कुछ क्यों नहीं बताया, बस उससे दूर चला गया। संगीत युंग वान को लगा कि कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, और शिन सारा ने उसे याद दिलाया कि वो तो उसकी मंगेतर है भाई। झगड़ा बेकार समझकर वीपी ने सोचा कि वह वापस जाकर सब कुछ सारा को समझाएगी, खुद दोस्त। लेकिन फिर चो ने उसे पकड़ लिया, कहते हुए कि कुछ समझाने की जरूरत नहीं है।
वह हैरान रह गई। लगता था कि ये पगला के साथ उसका सब कुछ बिखर जाएगा। उसने तो ये भी भूल गई थी कि चो जुंगवान किस तरह का इंसान है और वह इस पागल के करीब भी नहीं रहना चाहती थी। उसने तुरंत खुद को छुड़ाया, दूर भागने की ठान ली, लेकिन उसकी हील लिफ्ट के दरवाजों के बीच फंस गई। वीपी चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। समझ गई कि वह अभी कितनी बेहाल लग रही है। फिर जो उसके पास आया, जूता पकड़े हुए जो उसने दरवाजे से हटाया था। उसने पूछा, तुम ठीक हो? लड़की उसकी तरफ मुड़ी और गर्जने लगी, जैसे कोई साइको हॉरर फिल्म में हो। कह रही थी कि दूर रहो। फिर अचानक उसे होश आया और वो बाहर भागी, जहां उसकी कार और ड्राइवर पहले से इंतजार कर रहे थे। उसने ड्राइवर से कहा, जल्दी करो। सारा जैसे गोली की तरह कार में झपटी और दरवाजा बंद होते ही उसने राहत की सांस ली, सोचते हुए कि अब सब खत्म हो गया। तभी उसे चौका मैसेज आया, जिसमें उसने अच्छा सफर बताने की दुआ की और बोला कि ऑफिस में मिलेंगे। इससे उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपना फोन सीट से टकराना शुरू कर दिया और ड्राइवर बस घबराकर बार बार उसकी तरफ देखता रहा। अगले दिन सुबह घर पर एड्रेनालाइन खत्म होने लगा और लड़की को अपनी टांग में कितना दर्द हो रहा है महसूस होने लगा। उसे समझ में आया कि गिरना बहुत खराब था। सारा तो सोच रही थी कि उसे अस्पताल जाना चाहिए। सोन घर पर थी, तो वह उससे साथ चलने को कह सकती थी। वह किसी तरह तैयार हुई और दर्द को दबाए हुए धीरे धीरे चलने लगी। हर कदम पर दर्द इतना था कि रोने का मन हो रहा था। उसके पैर में बिजली गिरने जैसा तेज दर्द हुआ। फिर वो उस पर कोई वजन नहीं डाल पाई। लड़की दर्द से चिल्लाई, खड़े होने की ताकत नहीं बची और बस गिर पड़ी। लेकिन आरोन ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर वह जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। सारा चिल्लाने लगी कि उसे अस्पताल जाना है और उसने इतना जोर से उसे पकड़ लिया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। जांच के बाद उसने अपने भाई से कहा कि उसे गिप्स की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने उसे पैर पर भार नहीं डालने को कहा, जितना हो सके। फिर उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि वो उसके साथ आया और कहा कि चूंकि ऑफिस में ब्रेक टाइम है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। रान ने उसे याद दिलाया कि उसे अपने पैर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सारा उम्मीद करती रही कि अगर वो उसके साथ चले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़के ने हामी भर दी, लेकिन पूछा कि वो बाहर क्यों खाना चाहती है। तो उसने बताया कि उसे फास्ट फूड का मन कर रहा है, क्योंकि घर पर उसके बेटे को ये पसंद नहीं कि वो खाए। वो कहता है कि तैलीय खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और सारा को इसे नहीं खाना चाहिए, न घर पर, न काम पर। लेकिन शिन्स को सारा की बात समझ नहीं आई। कोई बड़ा आदमी उसकी उम्र में उसका खाना पीना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो कभी कभी बस मन करता है कुछ खाने का। और उसने खुद माना कि उसके बेटे ने उसे हाल ही में कैफेटेरिया में चाय की बाकी खाते पकड़ा था। रॉयस फिर से समझ रहा था कि उसकी बहन अब बिल्कुल अलग हो गई है, पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह नई औरत बन गई हो, और शायद इसलिए एरन खुद को कुछ कहने से रोक रहा था। वो लोग लिफ्ट में चढ़े, लेकिन 2-3 मंजिल के बाद कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। फिर लिफ्ट हिल गई और लिफ्ट अचानक रुक गई। वीपी को पता था कि कुछ खराब हो गया है और वो घबराने लगी, सोचने लगी कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। फिर उसने सोचा कि उसकी इतनी बदकिस्मती क्यों हो रही है। पहले सीढ़ियों से गिर गई, फिर वो बला का हील। उसने सोचा ये बस उसकी लापरवाही है, लेकिन हाल ही में उसके साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। और जैसे जैसे वो मुश्किलों में फंसी, उसकी जिंदगी और ज्यादा ड्रामाई हो गई। और ये बात उसे बहुत गुस्सा देती है कि वो बार बार मुसीबत में क्यों फंसती रहती है। सारा इंटरकॉम पर आई और उसने मेंटेनेंस वाले को बताया कि लिफ्ट दूसरी बेसमेंट लेवल पर फंसी हुई है और दरवाजे नहीं खुल रहे। उसने ये भी कहा कि अंदर कोई बीमार आदमी है और उन्हें जल्दी से लिफ्ट चेक करने के लिए कहा। फिर उसने आरोन की तरफ देखा, लेकिन वो दीवार से सटा हुआ था और कांप रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वह खुद को एक बंद दरवाजे के बाहर बैठा हुआ याद करने लगा। उसकी माँ दूसरी तरफ से दस्तक दे रही थी। फिर कुछ अजीब आवाजें आने लगी। लिफ्ट में वीपी और बाकी लोग ध्यान से सुनने लगे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन अचानक छत फटने लगी और मलबा उनके ऊपर गिरने लगा। सारा इस पागलपन को समझ नहीं पा रही थी। उसने मुश्किल से राव को कहा कि नीचे झुक जाओ क्योंकि छत गिर रही है, और खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सच में हो रहा है। सब कुछ किसी बुरी सपना जैसे लग रहा था। वो हक्का बक्का रह गई थी, क्या हो रहा है ये बताने के लिए। आज और कल दोनों दिन बस तबाही ही रहे, और उसने अभी तक खाने के बारे में भी सोचा नहीं।
लेकिन अब उसने सीधा घर जाने का फैसला किया। सबसे पहले तो उन्हें वहां से निकलना था। तभी रोवन ने अचानक उसे करीब खींच लिया और अजीब तरीके से सांस लेने लगा, जैसे वो पूरी तरह घबरा गया हो। सारा ने उसे दोस्ताना गले लगाया, उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए, क्योंकि उसे पता था कि वो कितना डर गया होगा। लड़का थोड़ा शांत हुआ और लड़की खुश थी कि वो उसकी थोड़ी मदद कर पाई, खासकर क्योंकि उसे ये सब गड़बड़ होने का जिम्मेदार खुद लग रहा था। उसे अस्पताल ले जाकर अपनी परेशानी सुलझाने में फंसाया। कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट के दरवाजे खुले और सारा ने अपने भाई से कहा कि बाहर आ जाना सुरक्षित है। मैनेजमेंट ऑफिस के लोग वहां इंतजार कर रहे थे और उन्होंने हुई दिक्कत के लिए माफी मांगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि मरम्मत के दौरान हुए किसी और नुकसान की तुरंत जांच करेंगे। शिन ने माना कि छत गिर गई थी जब वे खुद ये देख रहे थे और घबरा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारा और उसका भाई बाहर निकलने की तरफ बढ़ गए। उसने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है और उसने कहा कि वह ठीक है। तो उसकी बहन ने सुझाव दिया कि वे सीधे घर चलें। उसने पहले जिद्दी होने के लिए माफी भी मांगी और उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया। लेकिन फिर उसने देखा कि वह अभी भी कांप रहा था, तो उसने कहा कि वे कार में आधे घंटे आराम कर ले। उसकी हालत देखकर सारा जान गई कि अभी उसके लिए ड्राइव करना मुश्किल होगा। इसलिए उसे ध्यान हटाने के लिए उसने बातों ही बातों में बताया कि वह कितनी डरी हुई थी। उसकी बातें सुनकर एरन का ध्यान बंट गया और वह थोड़ा शांत होने लगा। वह भी फिर से यकीन हो गया कि शिनसर वाकई अब एक अलग इंसान बन गया है और उसने उसका हाथ भी वापस ले लिया। इसी बीच लिसा और गांव इतने उदास थे कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो रहा था। जो कुछ हुआ था उससे पूरी तरह टूट चुके थे। संगीत वह उस रात को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रही थी। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हुआ। जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वह ये थी कि जो ने कहा था कि बाद में बात करेंगे और फिर पूरी तरह से उसे छोड़ दिया। संगीत सुनोंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले सब ठीक था और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो शायद कोई शाप लगा हुआ है या कुछ। उसे पार्टी में भी याद आया कि सारा उन्हें बात करने के लिए जोर दे रही थी, फिर अचानक कहीं और चली गई थी। फिर उसे वो वक्त याद आया जब वो जो से बात कर रही थी और समझा रही थी कि जो को सारा के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। सुनियोंग ने यह भी बताया कि वीपी की पहले से ही मंगेतर है, जो को पता नहीं था क्योंकि वो उसे ज्यादा दिन से नहीं जानता। ली ने माना कि वे अभी झगड़ा कर रहे हैं और उसे शक है कि सारा बस चोंगवान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। उसने जोर देकर कहा कि सारा बस दिखावा कर रही है। उसकी मंगेतर को जलाना मजेदार होगा। सुन ग्योंग भले ही वे दोस्त थे, जो को ऐसे धोखा खाते देख नहीं सह पाया, खासकर क्योंकि वो ही एक था जो उसका ख्याल रखता था। उसने उसकी बात सुनी और जानना चाहता था कि अगर सारा को अपनी मंगेतर से दिक्कत है तो वो सगाई क्यों नहीं तोड़ती। ली को समझ नहीं आया कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चुप हो गया और उसे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर चो ने देखा कि बाहर निकलने के पास कुछ हलचल हो रही है और उसने उससे जाकर देखने को कहा। सेयोंग ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। लेकिन फिर पता चला कि कुछ भी बदल नहीं हुआ। ली जानती थी कि सारा अभी भी उसकी दोस्त है और चुपचाप यही आशा करती रही कि वो भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। ये बिल्कुल उस पार्टी वाली घटना की तरह था जब कोई नाराज बंदा वाइस प्रेसिडेंट पर झपट पड़ा था। सेयोंग को यकीन था कि भले ही सारा थोड़ा बुरा बर्ताव कर रही हो या उससे नाराज हो, वो दिल से उसकी दोस्त ही है। लेकिन फिर उसने देखा कि सारा फिर से जोंगवान के कंधे को छू रही है और उसे लगा कि ये हद पार कर गई। लाइन तभी सेयोंग जागी और समझी कि उसने कोई पागल सपना देखा था और वह तुरंत नीचे भागी। वो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी और बेटी को इतनी जल्दी उठते देख हैरान थी, लेकिन ली सीधे जाकर गले लग गई। लड़की फूट फूट कर रोने लगी और फिर अपनी माँ से, जो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, प्रोफेसर से मिलने को कहा। सुबह को रोवन ने वो दस्तावेज पा लिए जो उसने मांगे थे और वह असल में खुश था कि आखिरकार वो आया। बस बहुत वक्त हो गया था। ये बंदा लगता था कि आरोन हार मान चुका था, उसे वाइस चेयरमैन कहते हुए। वो बंदा अभी भी हिचकिचा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि ये जानकारी उससे विरासत की लड़ाई में कोई मदद करेगी। वो आदमी जिद कर रहा था कि ये वाइस चेयरमैन शिन सारा के लिए फायदेमंद नहीं होगी। वही बंदा था जिससे वो लॉबी में टकराई थी और उसने रोवन से कहा था कि वो उसके लिए खतरा है। वैसे भी जो कुछ भी वो बंदा सह चुका है, आरोन को पता होना चाहिए कि सबसे सही कदम क्या है। आखिरकार इसी वजह से तो उसने ये जानकारी मांगी थी।
ऐसा किस्सा जो सच में शिंसा की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। एक पल के लिए ली रोवन को याद आया कि वे दोनों हाल ही में कितने करीब थे, लेकिन उसने तुरंत ध्यान वापस दस्तावेज पर लगा दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे चौंका दिया। उसने पितृत्व परीक्षण के नतीजे देखे। डीएनए मैच नहीं था। मतलब शिंसा चेयरमैन शिन की जैविक बेटी नहीं थी। जाने से पहले वो आदमी बार बार उस किस्मत वाले लिफाफे की तरफ देख रहा था जो पीछे की सीट पर फेंका पड़ा था। फिर सोचकर उसने उसे ग्लव कंपार्टमेंट में छुपा दिया और वापस जाने की तैयारी करने लगा। काम करने लगा। लड़का थोड़ा आराम करने लगा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद ली रोवन होगा जो कुछ भूल गया था, लेकिन दरवाजे पर मैडम खड़ी थी एक छोटी लड़की के साथ जो ली सियोन निकली, और वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लड़का घबराया क्योंकि वो बिना बताए आई थी। मैडम ने समझाया कि हाल की घटनाओं की वजह से वो पहले नहीं आ पाई। उसने ये भी भरोसा दिलाया कि परिवार अभी भी उसकी परवाह करता है, और एक छोटा सा डिब्बा उसके हाथ में दिया। उस डिब्बे के अंदर एक सुनहरा कछुए, और वो लड़का उसकी तारीफ करने लगे, ये मानते हुए कि वो रोज चेयरमैन और मैडम के लिए दुआ करते हैं। इसके बाद सोंगयोंग ने उस लड़के से कहा कि उनके लिए कुछ ताबीज लिख दे, क्योंकि ये सच में बहुत जरूरी था। उसने जवान लड़की से कोई बहस नहीं की और दोनों को कहा कि चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा। ये लड़का जानता था कि मामला अब काफी पेचीदा हो गया है, और चेयरमैन शिन अब बस दिखावा बनकर रह जाएंगे। उसे पूरा यकीन करना था कि एरोन को पद विरासत में मिले, ताकि सब कुछ आसान हो जाए। सड़क के आगे, मेरा मतलब है, कुछ महीने पहले तक रान इतना गुस्से में था कि वो सारा को सबक सिखाने और बदला लेने को तैयार था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। खासकर जब ली ने कहा कि इस्तेमाल करना है या नहीं, ये फैसला वो खुद करेगा। उस बच्चे ने साफ कर दिया था कि इंटेल सारा को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और चेयरमैन शिन को उससे भी ज्यादा। रान थोड़ा हिचकिचा रहा था, जिससे यह लड़का सोचने लगा कि शायद वो सच में शिनसर के लिए कुछ महसूस करने लगा है। और ली सोंगक्योंग, वो छोटी लड़की, उसे एहसास हुआ कि ये सारी बदलाव मिस सारा की वजह से हैं। जिस दिन उनकी मुलाकात हुई थी, उसे लगा कि उसकी एटीट्यूड बदल गई है। भले ही उस वक्त उसे लगा कि शायद वह सब उसके दिमाग की उपज है, लेकिन फिर भी उस औरत के बस की कोई बात नहीं थी। वो लड़का पूरी तरह से यकीन था कि सब कुछ उसी तरीके से होगा जैसा प्लान किया गया था। कुछ दिन बाद सारा का पैर लगभग ठीक हो चुका था, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उसे आराम करने और हाई हील्स पहनने से बचने को कहा। लड़की सच में उम्मीद कर रही थी कि ये उसका आखिरी अस्पताल का चक्कर होगा। फिर उसने कॉफी लेने का फैसला किया, लेकिन जब उसने देखा कि लाइसांग उसके ठीक सामने खड़ा है, तो वो ठिठक गई। और एक पल के लिए वे बस एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार उन्होंने बात करनी शुरू की और तय किया कि साथ में कॉफी पीते हैं। जहां सारा ने अंदाजा लगाया कि ली भी बीमार है। ली ने बताया कि वह ठीक है, लेकिन शिन अभी भी अजीब महसूस कर रही थी और जानती थी कि इसे खत्म करना जरूरी है। उसने निर्देशक चो के लिए सुन्योंग से माफी मांगी, माना कि उसने गड़बड़ कर दी और इसलिए सब कुछ उलझ गया। संगीत, उसे ये भी पता था कि ये बहाने जैसा लग रहा था, लेकिन उसने कबूल किया कि उसने योंग वान की कार को खरोंच दिया था, और वे इसके बारे में बात कर रहे थे। नुकसान, सारा ने बताया कि वे दोनों सिर्फ एक बार ही डिनर पर गए थे, और उसके बाद मिले भी नहीं। फोन पर भी बात नहीं हुई। फिर उसने अपना फोन निकाला और दिखाया कि उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है और सारे मैसेज सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर देती है। उसने ये भी कहा कि वो पूरी तरह से ली और डायरेक्टर चो की रिलेशनशिप का समर्थन करती है। लेकिन तभी ली ने अचानक बात काट दी। सुनियोंग ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रही है, और कहा कि अब वो बिल्कुल अलग और अनजान लग रही है। अच्छी बात यह थी कि ली को अब सारा और जोंगवान की चिंता नहीं करनी थी, पर उसने साफ कह दिया कि वो बस थोड़ा उदास थी। सियुंग को जो बहुत पसंद है क्योंकि वो उसकी देखभाल करता है, पर उसने देखा कि सारा के आने के बाद से जो का बर्ताव अलग हो गया है। फिर ली ने बताया कि उसकी दोस्त उसके दिमाग के साथ खेल रही है, और उसने कहा कि आगे से थोड़ा ज्यादा समझदारी दिखाओ। सारा पहले ही पछतावा कर रही थी कि वे मिली, क्योंकि उसने बस माफी मांगी और ली भावुक होने लगी। आखिरकार ली तैयार हो गई जाने के लिए, और तभी आखिरी बात पूछी कि क्या उसकी दोस्त अब खुश है। सारा ने माना कि हाल ही में वो ज्यादातर अस्पताल के काम और थकाने वाली चीजों में लगी हुई है, लेकिन उसे लगता नहीं कि वो खुश है। च्योंग बस मुस्कुराई और वीपी को अलविदा कहा, जिसने कहा कि ली अब अनपेक्षित हो गया है। उसे समझ नहीं आया कि ली अचानक उसकी खुशी में इतना क्यों रुचि लेने लगा है, लेकिन वो किसी और वक्त पता लगाएगी कि असल में क्या चल रहा है।